नमस्कार स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं और इसी से रिलेटेड आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो कि 19 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 वाले टाइम जोन में आया है। 25 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इन 25 क्वेश्चंस को 10 से 12 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी अच्छे लेवल पर तैयारी होनी चाहिए। मैं इन सेशंस में आपको समझाता हूं कि जब आप एग्जाम में जाएं तो किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आपको ग्रामर के किस पार्ट को हैंडल करना है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को कैसे टैकल करना है और वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है। ये आपकी आज के क्वेश्चन पेपर का पहला सेंटेंस है, पहला क्वेश्चन है, जिसमें एक अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम बताना है। देखिए, काम डाउन का मतलब होता है टू कूल डाउन, शांत कर देना, खुद को भी या किसी और को भी। अब इसका एक और मीनिंग अगर मैं लिखवाना चाहूं तो काम डाउन का मतलब हो जाएगा टू स्टॉप फीलिंग अपसेट, एंग्री और एक्साइटेड। टू स्टॉप फीलिंग अपसेट, एंग्री और एक्साइटेड। ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। आप खुद को भी कूल डाउन कर सकते हैं, आप किसी और को भी कूल डाउन कर सकते हैं। आपका दोस्त आपके पास आया बहुत गुस्से में, आपने कुछ ऐसा कह दिया, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि वो शांत हो गया, तो आपने उसको काम डाउन कर दिया। अब इसका एंटोनियम हो जाएगा एजिटेट। एजिटेट का मतलब हो जाता है टू मेक समवन एंग्री और वरीड। किसी को एंग्री कर देना या वरीड कर देना। बाकी उस शब्दों के मीनिंग में अंडरस्टैंड का मीनिंग आपको पता है, टू कॉम्प्रीहेंड होता है। क्वेश्चन का मतलब आपको पता है। डिसिपेट का मतलब होता है टू ग्रेजुअली डिसअपियर, टू ग्रेजुअली डिसअपियर। ग्रेजुअली कोई नया वर्ड नहीं है। ग्रेजुअली का मतलब होता है रेगुलरली और स्लोली। स्लोली एंड रेगुलरली, धीरे धीरे रेगुलर वे में जो चीज होती है उसको हम, उस मैनर को हम ग्रेजुअल मैनर कह देते हैं या ग्रेजुअली कह देते हैं। अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो, पैराग्राफ, अनसीन पैसेज, ये सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के आधार पर होते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो शॉर्ट ट्रिक ढूंढते पाए जाते हैं। कई टीचर्स को भी मैंने देखा है कि वो आपको शॉर्ट ट्रिक बताने लगते हैं। देखिए बच्चा, शॉर्ट ट्रिक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अगर किसी मामले को, किसी मसले को समझ लेते हो, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ गए, आप किसी चीज को समझ गए, तो ट्रिक्स तो आप अपने आप बना लोगे, इंस्टेंटली बना लोगे। और ये ऐसे कोई हिंट, ये कोई क्लू, ये सब जो ट्रिक है ना, ये फिजूल की बात है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को हैंडल करना है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। जब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी तो आपको जो हिंट है, चाहे वो पीक्यूआरएस में हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट में हो, वो आपको खुद पकड़ में आने लगेंगी। उसके लिए कोई अलग से ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। वो खुद वो स्किल्स, वो समझ आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं। 4 सेंटेंस दिए, अरेंज करना है। इट कुड पॉसिबली लीड। अब देखो, मुझे इतना पता है ग्रामर के, यहां तक मैंने पढ़ा पहले स्टेटमेंट को, और मुझे बेसिक इतनी सी बात पता है कि ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसी नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कोई भी राइटर जो किसी भी चीज को लिखेगा, वो पहले पैराग्राफ में या किसी स्टोरी में या कुछ भी जो वो लिख रहा है, उसमें पहले वो नाउन को लिखेगा। पहले उसने नाउन को मेंशन कर दिया, फिर इसके लिए वो कहीं पे भी इट लगाए, ही लगाए, सी लगाए, दे लगाए, जो जिस तरह का भी पर्सन है या थिंग है उसके हिसाब से जो भी पर्सनल प्रोनाउन लगाए वो बाद में तो लगाएगा। यानी कि इस स्टेटमेंट को पहला स्टेटमेंट नहीं होना है, इससे पहले वो स्टेटमेंट आना है जिसमें वो नाउन होगा, जिसको रिफर करने के लिए इट को इस वाले स्टेटमेंट में यूज किया गया है। यहां से देखिए, ए मतलब पहला स्टेटमेंट नहीं होना है। हालांकि किसी भी ऑप्शन में ए से शुरुआत होने वाला सीक्वेंस कोई है नहीं, लेकिन अगर होता तो भी उसको हम एलिमिनेट कर देते। बी को पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई और हिंट भी हमें मिल जाए। ए से तो शुरुआत कोई ऑप्शन हो नहीं रहा,
हो सकता है कोई और हिंट हमें मिल जाए। इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरीज, हैंस ए मेड फॉर एन पोंगो बिकेम इनएविटेबल। एन पोंगो कोई एनिमल का नाम है जिसके मेट की बात हो रही है, साथी की बात हो रही है। आगे बी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए को पढ़कर इसके अलावा मुझे और कोई क्लू नहीं मिला। बी को पढ़ते हैं। विद इन द स्पैन ऑफ 1 year एन पोंगो ग्रू डबल द साइज एंड द नीड टू ऑब्टेन ए मेट फॉर हिम अरोज, फॉर इट बिकम्स अनसेफ फॉर द ह्यूमंस अराउंड। अब देखिए, फॉर इट बिकम्स अनसेफ फॉर द ह्यूमंस अराउंड, एक इस इंफॉर्मेशन को जरा आप समझिए। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरीज। ये दोनों इंफॉर्मेशन एक ही सीक्वेंस में होनी है। पहले ये आनी है, उसके बाद ये आनी है। पहले उसने ये बताया कि एन पोंगो ग्रू डबल द साइज एंड द नीड टू ऑब्टेन ए मेट फॉर हिम अरोज। एन पोंगो का जो साइज है, वो जो नंबर है वो साइज में डबल हो गया, ग्रू डबल द साइज, ठीक है। और उसके लिए जो है मेट की जरूरत पड़ने लगी। और फिर उसके बाद फॉर यहाँ पर कोज या रीजन बताने के लिए कंजंक्शन के रूप में लगाया गया, और रीजन कोज ये बताया गया कि इट बिकम्स अनसेफ फॉर द ह्यूमंस अराउंड। और इसी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए ए में ये लिखा गया, इट कुड पॉसिबली लीड टू सीरियस इंजरीज, हैंस ए मेट फॉर एन पोंगो बिकम इनएविटेबल। तो यहां से ये पता चलता है कि ए में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बी के फौरन बाद वाली है। इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस मिल रहा है ना। अब यहां से तो कोई हिंट, कोई इजीली क्लू नहीं मिला आपको। ये आपको समझ में आया इसको पढ़कर। ये होता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का काम, यानी कि बी के बाद ए आना है। ये वाला जो सीक्वेंस है ये तो कंफर्म हो गया, ये तो पक्का ही है। जो भी ऑप्शन होगा उसमें बी ए होना चाहिए। देखो यहाँ पर बी ए नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ पर बी ए नहीं है, इसको भी हटा दो। यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर भी बी ए है। हालांकि यहाँ पर बी और ए के बीच में डी और है। अब ये डी हमें परेशान कर रहा है, तो चलो डी को पढ़ लेते हैं। क्या डी ऐसा स्टेटमेंट है जो बी और ए के बीच में आ सकता है? बस ये पता करना है हमें। डी को पढ़ते ही पता चल जाएगा। किसी क्लू की, किसी हिंट की, किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को पढ़कर तेजी से उसको पढ़ सकते हैं, तेजी से उसको पढ़कर समझ सकते हैं, तो ये हिंट, ये क्लू, ये शॉर्ट ट्रिक मामूली चीज है। डी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। Owing to his attractive appearance and disposition, good manners and a well-developed sense of humor, and Pongo soon become the darling of the zoo. अब देखिए डी में जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो एन पोंगो की अपीयरेंस के बारे में लिखी है कि वो कितना अट्रैक्टिव हो गया, वो जो पूरा जू है उसमें उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा, उसकी डार्लिंग हो गया। वो डार्लिंग इन द सेंस मोस्ट लव्ड एनिमल। तो ये जो डी इंफॉर्मेशन है एन पोंगो के बारे में, लेकिन एन पोंगो के अपीयरेंस के बारे में है। ए और बी में या बी और ए में हमने कवर किया है एन पोंगो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसके साइज के बारे में है, उसके मेट के बारे में है, और चूंकि वो ऐसा होना ह्यूमंस के लिए अनसेफ हो सकता है, इस बारे में है। तो डी में जो इंफॉर्मेशन है एन पोंगो के बारे में तो है, लेकिन एन पोंगो के इस एट्रीब्यूट पे नहीं है। तो बी और ए के बीच में डी को नहीं लगाया जा सकता। भाई पहले हम बी में ये इंफॉर्मेशन देंगे, क्या फिर डी में हम बिल्कुल अलग स्ट्रीम की इंफॉर्मेशन देने लगेंगे? यूजुअल नहीं है ना। इंफॉर्मेशन देने का एक ऑर्डर होता है। किसी भी पर्सन के, किसी भी सब्जेक्ट के जिस एक एट्रीब्यूट पर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पहले उसी एट्रीब्यूट को तो कवर करोगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले तुमने इस एट्रीब्यूट को बताया, फिर तुम इस एट्रीब्यूट पर आ गए, फिर वापस इसी एट्रीब्यूट पर आ गए। बी और ए के सीक्वेंस को नहीं तोड़ा जा सकता इस पैराग्राफ में, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन चूज नहीं करूंगा, थर्ड ऑप्शन को चूज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन। अब ये बातें ना 2-4 किताबें पढ़कर, न्यूज़पेपर पढ़कर ही आपको आएंगी। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की किताबें उठा लीजिए 6ठी से 10वीं क्लास तक की। उनको पढ़ने से आपकी जीके भी इंप्रूव होगी और आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में भी हेल्प मिलेगी। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, द पुलिस सेड। बी में पढ़ लेते हैं। देखिए मुझे तो ए ठीक लग रहा है, लेकिन बी पढ़ूंगा। द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट। देखिए यहां पर ये गलती कर दी, एक्सीडेंट के साथ यहां पर द आर्टिकल लगाया गया है। चलो कोई बात नहीं, स्पेसिफिक डेफिनेट सेंस में उसको रिफर कर दिया।
लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे क्वेश्चन में एक्सीडेंट से पहले आर्टिकल लगा दिया। अगर एक्सीडेंट को जनरल सेंस में या इंडेफिनिट एक्सीडेंट की तरह, नॉट स्पेसिफिक एक्सीडेंट की तरह रिफर करना भी था, तो भी उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, उसके साथ आता एन, क्योंकि यहां पर वोवल साउंड है। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पर एन लगा दिया। आगे देख लेते हैं, वाज नॉट वियरिंग एन हेलमेट, फिर वही गलती यहाँ पर कर दी। हेलमेट तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है, उसके साथ तो एन आ ही नहीं सकता, उसके साथ तो ए आना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर चौथे ऑप्शन में उसने राइडर का डेफिनेट सेंस हटा दिया। द आर्टिकल लगाया जाना यहाँ पर कंपलसरी है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक डेफिनेट राइडर के बारे में बात कर रहे हैं। हम उस राइडर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था। Who met with the accident, ये जो पूरी की पूरी क्लोज है, एक रिलेटिव क्लोज है जो कि इस राइडर नाउन को डिफाइन करने के लिए लगाई गई है, इसीलिए इसको डिफाइनिंग क्लोज भी कहा जाता है। और इस डिफाइनिंग क्लोज ने राइडर को डेफिनेट सेंस दे दिया, जिसकी वजह से उससे पहले द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। हमें पता है कि हम कौन से वाले राइडर को रिफर कर रहे हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टीडीएस। देखिए, टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग। अब चूंकि बोरिंग है तो टायरिंग भी है, थका देगा। कोई भी मूवी है, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी टास्क है, किसी से कोई कन्वर्सेशन है, अगर वो बोरिंग है आपके लिए तो वो जल्दी आपको थका भी देगा। तो टीडीएस का मतलब हो जाता है, टीडीएस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाता है बोरिंग एंड टायरिंग। अब इसका हमें सिनोनिम बताना है, थ्री स्कोर रिपीटेड टायरसम। टायरसम का मतलब है, टायरसम भी एडजेक्टिव है, टायरसम का मतलब है टायरिंग या एनोइंग और बोरिंग। ये हो जाएगा इसका सही सिनोनिम। बाकी शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। थ्री स्कोर, देखिए जो थ्री है ये रिफर करता है 3 को, और स्कोर रिफर करता था 20 को। तो 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 60। 3 स्कोर रिफर करता है 60 को, 60 को। ये पुराना तरीका था 60 को कहने का, अब ये रेयर हो गया। रिपीटेटिव का मतलब क्या है? रिपीटेटिव का मतलब है जो बार बार रिपीट हो, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटिंग समथिंग अगेन and again, often in a boring way, often in a boring manner। बोरिंग मैनर में किसी चीज को बार बार रिपीट करना, बार बार कुछ कहते रहना। मैंने कुछ कहा, फिर कह दिया, फिर कह दिया, फिर कह दिया। मैं कुछ कर रहा हूं, फिर कर दिया, फिर कर दिया। तो मैं बार बार अगर किसी चीज को बोरिंग तरीके से करता जा रहा हूं तो वो जो मेरी एक्टिविटी है, मेरा जो बिहेवियर है, वो रिपीटेटिव है। होलसम का मतलब क्या है? होलसम भी एडजेक्टिव है। होलसम का मतलब है गुड फॉर हेल्थ। कभी आप बाजार से पिसा पिसाया आटा जो फ्लोर होता है खाने वाला, वो खरीद कर लाइए, उस पर लिखा हुआ था होलसम व्हीट फ्लोर। होलसम का मतलब है गुड फॉर हेल्थ। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी हेल्थ के लिए गुड हो, उसको होलसम कह सकते हैं। गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। हालांकि कंपनीज की आदत हो गई है, चाहे वो हेल्दी हो या ना हो, होलसम लिख ही देते हैं। तो होलसम का मतलब गुड फॉर हेल्थ। या फिर होलसम का एक मतलब हो सकता है लाइकली टू इंप्रूव योर लाइफ फिजिकली, इमोशनली और मोरली। कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सके, उसको होलसम कह सकते हैं। लाइकली टू इंप्रूव योर लाइफ फिजिकली, इमोशनली और मोरली, etc। क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बोनाफाइड सही लिखा है, सॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत लिखी है। बच्चे को पता है सॉल्यूशन की स्पेलिंग होती है SOLUTION, मतलब आपको पता ही है। कल्चरल की स्पेलिंग सही लिखी थी, ट्रस्टवर्दी सही लिखा है। ठीक है, ट्रस्टवर्दी का मतलब है रिलायबल, एबल टू बी ट्रस्टेड।
जो ट्रस्ट के वर्दी हो, जो ट्रस्ट के योग्य हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, रिलायबल या फिर एबल टू बी ट्रस्टेड, एबल टू बी ट्रस्टेड। बोनाफाइड का क्या मतलब है? देखिए बोनाफाइड में जो बोना है ना, बोना ये रिफर करता है गुड को या फिर ये रिफर करता है वेल को, और जो फाइड है ना ये रिफर करता है फेथ को। अब देखिए इस फाइड से कितने सारे वर्ड बनते हैं। फाइड से एक बनता है कन्फाइड, एक बनता है फिडेलिटी, एक बनता है मालाफाइड। जैसे बोनाफाइड है ऐसी बनता है मालाफाइड। और भी सारे वर्ड बनते हैं, अभी इनको समझ लेते हैं। बोना फाइड में बोना का मतलब है वेल या गुड, और फाइड का मतलब है फेथ। तो बोनाफाइड का मतलब हो गया विद गुड फेथ, विद गुड फेथ। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी, कोई भी आइडिया, कोई भी ऐसी बात जो कि गुड फेथ के साथ हो, अच्छी फीलिंग के साथ हो, अच्छी भावनाओं के साथ हो, एक ट्रस्ट के साथ हो। फेथ का मतलब है ट्रस्ट, भरोसा किसी पे, उसको कह सकते हैं बोनाफाइड, विद गुड फेथ। या फिर बोनाफाइड का मतलब हो जाएगा रियल, भाई जो भरोसे के साथ है इसका मतलब वो रियल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन। ऐसे एक वर्ड बनता है मालाफाइड, यहां बता देता हूं, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। मालाफाइड, माला का मतलब है बैड, फाइड का मतलब है फेथ, जो बैड फेथ के साथ, विद बैड फेथ। या फिर मालाफाइड का मतलब है विद रॉन्गफुल इंटेंशन। कोई पर्सन अगर आपके साथ रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ है, उसकी इंटेंशन गलत है, तो उसका बिहेवियर मालाफाइड है, वो पर्सन, उसकी एक्टिविटीज मालाफाइड है। कोई ऐसा पर्सन जो डिसऑनेस्ट है, डिसीटफुल है, आपको धोखा दे सकता है, डिसीव कर सकता है, तो उसको भी मालाफाइड कह सकते हैं। विद रॉन्गफुल इंटेंशंस, रॉन्गफुल इंटेंशंस, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, etc। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। द मैच शेड्यूल वाज डिस्टर्ब ड्यू टू रेन्स। अब देखिए ड्यू टू यहां पर लगा हुआ है प्रीपोजिशन, मल्टीवर्ड प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में रेन्स हो गया नाउन, और यहां पर आना है एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो इस नाउन को मॉडिफाई कर सके, ऐसा एडजेक्टिव जो इस पूरी फ्रेज को मीनिंगफुल बना सके, जिससे हमारे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव मीनिंग है वो भली भांति कन्वे हो जाए। सूथिंग, वेनरेबल, डिटेस्टेबल, इंसिडेंट। देखिए इंसिडेंट का मतलब होता है नेवर स्टॉपिंग। एक्चुअली में इंसिडेंट बना है नॉट सीजिंग से, नॉट सीजिंग। एक वर्ड होता है सीजिंग, सीज का मतलब टू स्टॉप, टू स्टॉप समथिंग, खुद को रोक देना या किसी भी चीज को, किसी भी प्रोसेस को रोक देना, सीज करना होता है। तो सीजिंग से ही बना है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब नॉट सीजिंग, जो रुक ना रहा हो, यानी कि नेवर स्टॉपिंग, नेवर स्टॉपिंग। या फिर नॉन स्टॉप, कोई एक्टिविटी, कोई प्रोसेस चालू हुई, चलते ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। कॉन्स्टेंट, ये इसके मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। यहां पर ये नेवर स्टॉपिंग या नॉन स्टॉप के मीनिंग को कन्वे करते हुए आ जाएगा। मतलब जो बारिश है वो स्टार्ट हुई, वो रुक ही नहीं रही थी, जब वो रुक नहीं रही थी तो मैच के शेड्यूल को डिस्टर्ब हो गया, मैच का शेड्यूल चेंज करना पड़ा या जो भी हुआ हो। तो यहां पर सही वर्ड है जो आना चाहिए इंसिडेंट। लेकिन दूसरे शब्दों के मीनिंग भी आपको जानने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी आप ये तय कर सकते हैं कि इसे आना है या नहीं आना है। फिर बाकी जो वर्ड है वो भी अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही है, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। सूथिंग, देखिए सूथिंग बना है सूथ से, SOOTHE। सूथ एक वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। सूथ का मतलब है टू मेक समवन
टू मेक समवन फील calm और less worried. कोई एक पर्सन है जो कि परेशान है, किसी समस्या से उलझा हुआ है, वरीड है, एंजाइटी है उसमें, आपने उसको कुछ ऐसा कह दिया या कुछ ऐसा कर दिया कि आपने उसकी चिंता को थोड़ा दूर कर दिया, शांत कर दिया, एक तरीके से उसने आपने उसको काम कर दिया, तो आपने उसको सूद कर दिया। ये कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी मेडिसिन जो आपके पेन को रिलीव कर सके। किसी भी तरह से अगर कोई भी चीज, कोई भी बिहेवियर, कोई भी पर्सन आपके पेन को, आपकी फीलिंग्स को काम कर सकता है, तो उसको कहेंगे सूद। और सूद से बना है सूथिंग। सूद की आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लिखा है। फिर एक वर्ड लिखा है यहाँ पर वेनिरेबल। वेनिरेबल बना है वेनिरेट से। वेनिरेट का मतलब होता है टू ऑनर समवन, टू रेस्पेक्ट समवन और समथिंग वेरी मच। वेनिरेट भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। वेनिरेट ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। वेनिरेट का मतलब है टू ऑनर या फिर टू रेस्पेक्ट समवन या समथिंग वेरी मच। अब इससे बना वेनिरेबल। वेनिरेबल हो गया एडजेक्टिव, और वेनिरेबल का मतलब हो गया डिजर्विंग रेस्पेक्ट या फिर एबल टू बी रेस्पेक्टेड। एबल टू बी रेस्पेक्टेड, एक ही बात लिखवा रहा हूं अलग अलग शब्दों में। किसी डिक्शनरी में डाल के देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, किसी डिक्शनरी में, किसी वेबसाइट पे ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। वेनिरेबल का मतलब है एबल टू रेस्पेक्टेड, स्पेशली बिकॉज ऑफ एज या फिर हाई पोजीशन। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी थिंग है जो बहुत पुरानी हो गई है, जिसकी बहुत अच्छी पोजीशन है, उसकी एज की वजह से, उसकी अच्छी पोजीशन की वजह से, उसके सोशल रैंकिंग की वजह से, उसके रिलीजियस या हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस की वजह से उसकी रेस्पेक्ट करना या उसका रेस्पेक्ट के योग्य होना वेनिरेबल हो जाता है। हाई पोजीशन, बिकॉज ऑफ एज, हाई पोजीशन, सोशल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। देखिए ये मैं यहां पर लिखकर छोड़ सकता था, मैं इतना मीनिंग बता देता। वेनिरेबल का मतलब होता है डिजर्विंग रेस्पेक्ट या एबल टू रेस्पेक्टेड। यहां इतना बताकर मैं मीनिंग को खत्म कर सकता था, लेकिन फिर आपके दिमाग में जो अच्छे स्टूडेंट्स है ना, जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी थीम को पकड़ते हैं, जो मेरे पढ़ाने के तरीके को पकड़ जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल उठता कि सर जब वेनिरेबल का मतलब है डिजर्विंग रेस्पेक्ट, तो वेनिरेबल और रेस्पेक्टेबल तो सेम वर्ड हो गए। तो जिस मीनिंग को हम रेस्पेक्टेबल वर्ड से कन्वे कर सकते थे, उस वर्ड के लिए अंग्रेजों ने या जिसने भी स्पीकर्स ने, लिंग्विस्ट ने वेनिरेबल वर्ड को क्यों चुना? सवाल कितना जेन्युइन सवाल है। अगर वेनिरेबल का मतलब है डिजर्विंग रेस्पेक्ट या एबल टू बी रेस्पेक्टेड, तो जिस मीनिंग को हम रेस्पेक्टेबल से कन्वे कर सकते थे, उसी एग्जैक्ट मीनिंग को कन्वे करने के लिए वेनिरेबल को क्यों चुना गया? क्यों फालतू में डिक्शनरी बढ़ाते चले गए अंग्रेज? ये जो भी लोग इस भाषा को बोल रहे थे उस समय पे, अंग्रेजी कहेंगे उन्हें, और ऐसा सभी भाषाओं में है। एक्चुअली में ये जो नए नए वर्ड आ जाते हैं वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हर वर्ड को सिमिलर मीनिंग्स को कन्वे करने वाले अलग अलग शब्दों को अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग डोमेन में यूज किया जाता है। वेनिरेबल को आप तब यूज करोगे जब आप किसी को रेस्पेक्ट के योग्य बता रहे हो, उसकी एज की वजह से, उसकी हाई पोजीशन की वजह से, उसकी सोशल, रिलीजियस या हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस की वजह से। अब ये इंफॉर्मेशन अगर आपने एक दो बार पढ़ ली, दिमाग में आपके ध्यान में है, तो आपको ये कितनी हेल्प करेगी। अगर ये क्लोज टेस्ट में आ गई तो ये आपकी हेल्प करेगी, कहीं ये फिल इन द ब्लैंक में आ गई तो ये आपकी हेल्प करेगी। एसएससी में तो उतने टफ क्वेश्चन पेपर नहीं आते, बुरा मत मानना। एसएससी का जो लेवल है वो कभी कभार टफ क्वेश्चन पेपर की तरफ जाता है, वरना वो मॉडरेट के बीच आसपास ही वो रहते हैं।
लेकिन मान लो कि कहीं एग्जामिनर ने खुन्नस में कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जहां पर उसने चारों ऑप्शन में सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले शब्दों को रख दिया, तो आपने तो बस उनकी साधारण साधारण डेफिनेशन, साधारण छोटे छोटे मीनिंग याद किए हैं, आप बता ही नहीं पाओगे कि इस ब्लैंक में रेस्पेक्टेबल को फिल करें या वेनरेबल को फिल करें या ऑनरेबल को फिल करें। ये इसलिए बताई जाती है ये इंफॉर्मेशन आप। और मैं तो चाहता हूं कि आप केवल एसएससी तक सीमित ना रहें, आप अपने जीवन में खूब अच्छे बड़े बड़े एग्जाम दें, बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंचे, बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें। तो मेरी तो तैयारी इसी को लेकर है कि आप जो है बहुत अपने जिस ज़ेनिथ पर जा सकते हैं, जिस हाईएस्ट ऑर्डर पर जा सकते हैं, वहां तक जाएं। तो उसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। फिर एक वर्ड है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल बना है डिटेस्ट से। डिटेस्ट का मतलब है टू हेट। डिटेस्ट का मतलब है टू हेट समथिंग या समवन वेरी मच। इससे बना है डिटेस्टेबल, डिजर्विंग हेट। वो सवाल आपके दिमाग में यहां भी उठना चाहिए कि हेट को किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं और डिटेस्टेबल, हेटफुल को किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं और डिटेस्टेबल को किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाना चाहिए। डाल के देखना, डिक्शनरी में पता चलेगा। गिफ्ट ऑफ द गैप। देखिए जो गैप वर्ड है यहाँ पर तो हालांकि नाउन के फंक्शन में यूज हुआ है क्योंकि इससे पहले आर्टिकल लगा है, हमें इस ईडियम का मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर गिफ्ट ऑफ द गैप में जो गैप वर्ड है यहाँ तो नाउन के फंक्शन में यूज हुआ है क्योंकि इससे पहले आर्टिकल लगा है डिटरमिनर, जो कि नाउन से पहले लगाए जाते हैं। लेकिन गैप वर्ड वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। गैप वर्ड जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू टॉक continuously and eagerly, especially about unimportant matters. Unimportant matters के को लेकर, unimportant matters के बारे में continuously यूं ही ऐसी बात कर रहे हो इंटरेस्ट लेके, भले ही चाहे दूसरा बोर हो रहा है, परेशान हो रहा है, जाना चाह रहा है, बस लेकिन उसका चटान मार रहे हैं। अनइम्पोर्टेंट मैटर्स को लेकर जबरदस्ती बात कर देना गैप करना होता है। गैप का मतलब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, to talk continuously and eagerly about unimportant matters. गैप जब नाउन होता है इसका मतलब होता है कैजुअल टॉक। आपने रास्ते में किसी को पकड़ लिया, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, उसको कहते हैं गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हो जाएगा द एबिलिटी टू स्पीक वेल या द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड इलोक्वेंटली। द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड इलोक्वेंटली। इलोक्वेंटली का मतलब हो गया कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली, क्लियरली, फ्लुएंटली बोलने की एबिलिटी को, कला को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। तो फर्स्ट स्पीच फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। समवन हैज पिक्ड सुमन्स पॉकेट। तो हैज पिक्ड यानी कि पिक्ड को कर दो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज लगा हुआ है तो हैज बीन हो जाएगा। हैज, हैव, हैड अगर कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके साथ बी की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, जो थर्ड फॉर्म में है। और फिर से हमें थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर को कन्वे करना चाह रहे हैं। तो कहां पर है हैज बीन पिक्ड, ये रहा हैज बीन पिक्ड। यहाँ पर हैड पिक्ड, टेंस गलत कर दिया, टेंस चेंज कर दिया। यहाँ पर भी हैज के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी। हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब है
तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे वो मेन वर्ब होती है एक्टिव सेंस में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहां से तो हेल्पिंग वर्ब भी हटा रखी है, बीन पिक कर रखा है। 8वें का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक को फिल करना है। ब्लैंक को फिल करने वाले क्वेश्चंस में पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हैबिचुअल में भी रिप्लेस्ड बाय, हैबिचुअल का सिनोनिम ही पूछा है, स्टैग्नेंट, होलिस्टिक, टेम्परेट या कंटिन्यू। देखिए हैबिचुअल बना है हैबिट से। हैबिट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप रेगुलर वे में रिपीटेडली करते हैं, बार बार उसको करते हैं, उसको आप हैबिट कहते हैं। हैबिट से बना है हैबिचुअल। तो हैबिचुअल एक एडजेक्टिव है और हैबिचुअल का मतलब हो गया यूजुअल, जिसको यूजुअली आप करते हैं, या रिपीटेड, यूजुअल एंड रिपीटेड, जिसको बार बार रिपीट करके आप रेगुलर वे में करते हैं। यूजुअल, रेगुलर एंड रिपीटेड। स्टेगनेंट का मतलब क्या है, होलिस्टिक, टेम्परेट, कंटिन्यू। समझ लेते हैं चारों के मतलब। देखिए स्टेगनेंट भी एक एडजेक्टिव है और स्टेगनेंट का मतलब है नॉट फ्लोइंग और मूविंग। स्पेशली वाटर और एयर के कंटेक्स्ट में अगर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है, या एयर फ्लो या मूव नहीं कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट एयर। पहला मीनिंग लिखा रहा हूं स्टेगनेंट का। स्टेगनेंट का पहला मीनिंग है नॉट मूविंग और फ्लोइंग। यहां लिखवा देता हूं साइड में, वाटर या एयर के कंटेक्स्ट में। स्टेगनेंट का दूसरा मतलब हो जाता है नॉट ग्रोइंग और डेवलपिंग। मान लो आपका बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है, या आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, या इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, तो उसको कह देंगे स्टेगनेंट कंपनी, स्टेगनेंट प्रॉफिट। पहले जितने प्रॉफिट थे अभी भी उतनी प्रॉफिट है। स्टेगनेंट प्रॉफिट मतलब ग्रो नहीं हो रहे, डेवलप नहीं हो रहे, इंक्रीज नहीं हो रहे। तो स्टेगनेंट का यहां से एक मतलब आता है नॉट ग्रोइंग और डेवलपिंग, नॉट ग्रोइंग और डेवलपिंग। और ये मीनिंग हम यूज करते हैं मार्केट के कंटेक्स्ट में, बिजनेस के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक वैल्यूज के लिए, वेजेस के लिए, सैलरी के लिए, मतलब इस तरह की इनकम के लिए, इस तरह के कंटेक्स्ट में इनको यूज करते हैं। टेम्परेट का मतलब है मॉडरेट, मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो, मॉडरेट को कहते हैं टेम्परेट। या विद इन मिड रेंज, विद इन मिड रेंज। आप दुकान पे गए, आपने पूछा ये कितने का है, उसने बोला सर टेम्परेट प्राइस के साथ है, मतलब ना कम, ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, एवरेज प्राइस के साथ है, मिड रेंज में है। या फिर टेम्परेट का मतलब नॉट एक्सट्रीम। मैं एक ही मीनिंग को अलग अलग शब्दों में लिखवा रहा हूं आपके ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए। वो वर्ड जो इस ब्लैंक में लगाया जाना है वो है कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल का मतलब है जो बार बार होता रहे, हैपनिंग रिपीटेडली। अभी हुआ, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, इसी को तो कहते हैं हैबिचुअल, हैपनिंग रिपीटेडली। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईडियम का मीनिंग बताना है, गेट इनटू ए स्क्रैप। देखिए स्क्रैप का मीनिंग को समझाने के लिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं कि स्क्रैप क्या होता है। इस तरह के किसी भी स्क्रैच को हम स्क्रैप कहते हैं। आपने कोई धारदार, कोई लोहे की या किसी भी मेटल की कोई चीज ली, पत्ती वगैरह, पत्ती कह देते हैं हमारे गांव में तो इसको, क्योंकि बहुत ही चपटी सी एक प्लेट होती है। अब इससे आप किसी चीज को खुरच रहे हैं, तो ये जो भी बन रहा है ना, ये स्क्रैच है, इसको कहते हैं स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब है, स्क्रैप का मतलब है स्क्रैच। या फिर मेटाफोरिकल सेंस में स्क्रैप रिफर करता है एक डैमेजिंग सिचुएशन को, अ डैमेजिंग सिचुएशन। एक मीनिंग और है स्क्रैप का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। स्क्रैप का मतलब होता है कोई भी स्क्रैच जो आपकी बॉडी पर हो, भागते भागते गिर गए, इस तरह का स्क्रैच लग गया,
इसी को कह देते हैं स्क्रैप। यहाँ पर ये भागते भागते जो है गिर गई, चलते चलते गिर गई, इनको लग गया यहाँ पर क्या, ये इसी को बोलेंगे क्या, स्क्रैप। ये क्या है, स्क्रैप, यानी कि कोई स्क्रैच जो बॉडी पर हो। अब यहां से एक सेंस निकल के आता है स्क्रैप का, क्योंकि स्क्रैप एक ऐसी सिचुएशन को रिफर कर रहा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जो कि ऑकवर्ड है, जो कि ट्रबलसम है, जो कि डैमेजिंग सिचुएशन है। तो टू गेट इनटू स्क्रैप का मतलब है किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना। टू बिकम, या टू गेट इनटू लिख देता हूं, टू गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब है टू बिकम इन्वॉल्व, टू बिकम इन्वॉल्व, टू गेट इनटू अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लमेटिक, ऑकवर्ड और troublesome situation, troublesome situation, often because of a mistake और misjudgment, किसी मिस्टेक की वजह से या किसी मिसजजमेंट की वजह से किसी प्रॉब्लम, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना। तो 10वें का फर्स्ट ऑप्शन, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम, एक्सप्लेनिंग तो नहीं होगा, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां है वो मीनिंग जो एडीएम कन्वे करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कॉमन एरर का सेंटेंस है, 4 पार्ट्स में एक क्वेश्चन को, एक सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच, यहां तक तो सही है। आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया किसी से, डायरेक्ट क्लोज है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में बंद है। डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच, फिर जो दूसरी वाली इंफॉर्मेशन है वो उस पर्सन के द्वारा कही गई है जिसने इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया होगा, इसलिए वो भी एक डायरेक्टेड वर्ड है, इन्वर्टेड कॉमास में वो भी बंद है। आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल PM। देखिए माई फिजिक्स क्लास, यहां से जरा इसको लीजिए इंफॉर्मेशन को, माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डजंट फिनिश टिल 3 PM। ये जो एक्शन है मेरी फिजिक्स क्लास के स्टार्ट होने का और उसके फिनिश होने का, स्टार्ट और फिनिश होने का, मेरी फिजिक्स क्लास के स्टार्ट और फिनिश होने का जो एक्शन है वो एक शेड्यूल्ड एक्शन है। वो रोज डेली रेगुलर वे में एक फिक्स टाइम पर स्टार्ट होती है, फिक्स टाइम पर एंड होती है। तो जो शेड्यूल्ड रेगुलर एक्शन होते हैं उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया भी गया है दूसरे वाले एक्शन के साथ, लेकिन पहले वाले एक्शन में उसको अवॉइड कर दिया एक एरर को क्रिएट करने के लिए। तो यहां पर भी जो है माय फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स लिखिए आप, विल स्टार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रेगुलर एक्शन है, एक शेड्यूल्ड एक्शन है जो कि शेड्यूल्ड टाइम के अकॉर्डिंग रेगुलर वे में 1 बजे से 3 बजे तक होता है, इसीलिए मैं लंच के लिए आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, वो ये कह रहा है। तो इस ऑप्शन में गलती है। कहां पर है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इसको चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में ब्लैंक को फिल करना, आई विल जस्ट सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है विल, और यहां पर लगा हुआ है एड वर्ब, यहां पर आनी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी ऐसी जो ट्रांजिटिव नेचर की हो। ट्रांजिटिव नेचर की इसलिए क्योंकि आगे लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन फ्रेज है, फिगर्स नाउन हो गई, सम हो गया डिटरमिनर इसके लिए। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की मेन वर्ब लगानी है। साइट, साइट तो नाउन है, साइट का मतलब क्या है, साइट का मतलब है प्लेस जहां पर कुछ हुआ हो, या जहां पर कुछ होने वाला हो, या जहां पर कुछ हुआ था, या वो प्लेस जहां पर कुछ है, या जहां पर कुछ था, या जहां पर कुछ होगा। मैं दिखा देता हूं साइट का मतलब क्या होता है। ये यहां पर किसी का मर्डर हुआ है, तो इस प्लेस को जहां पर किसी का मर्डर हो चुका है, जहां पर आकर पुलिस वाले अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर को, इसको कहेंगे मर्डर साइट। और देखिए यहां पर जो है थोड़ी सी दूर पर ये वेपन्स भी पड़े हैं, तो इनको कह देंगे एविडेंस साइट। यहां पर एविडेंस मिले हैं, ये भी एक तरह की साइट हो गई, ये मर्डर साइट है। यहां पर मैंने जमीन ली है, यहां पर मैं घर बनवा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गई कंस्ट्रक्शन साइट।
क्योंकि ये वो प्लेस है जो कि जहां पर मेरा घर बनेगा या बन रहा है, तो प्लेस जहां पर कुछ हो, कुछ जहां पर कुछ एग्जिस्ट करता हो। आइए सर मैं आपको साइट पर ले चलता हूँ। साइट पर ले चलता हूँ मतलब वहां ले चलता हूँ जो जगह आपके घर बनाने के लिए सुटेबल है, जहां पर कुछ होने वाला है, वो उस प्लेस को रिफर करती है साइट। ये भी देखिए कंस्ट्रक्शन साइट है। साइट तो नाउन हो गई, हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। इसको तो हटा ही दो। सीट, सीट बोलेंगे, सेटे बोलेंगे, जो ही बोलेंगे, मुझे प्रोनाउंसिएशन का गेम ज्यादा समझ में आता नहीं है। मैं गांव से निकला हुआ आदमी हूं, मैं इंग्लिश को इतना समझ पाया, यही मेरे लिए बहुत है। और ये भी मैं इसको इतना इसलिए समझ पाया क्योंकि मेरे प्रशासन ने मुझसे कहा कि भाई इंग्लिश को समझो, हमें जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, कुछ स्पेसिफिक जॉब्स को करने के लिए इंग्लिश को इतने लेवल तक पढ़ने समझने की आवश्यकता है। ये बात मेरे दिमाग में मेरे प्रशासन ने डाली, तो भी मैं इतना समझ पाया। और इससे ज्यादा कहीं समझने की मुझे जरूरत लगेगी तो समझ लूंगा, इंसान हूं, कुछ भी कर सकता हूं, जो भी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ बैजर्स। बैजर एक इस तरह का एनिमल होता है, या आपने देखे हो या ना देखे हो, जंगली जानवर होता है, ग्रुप में रहते हैं। इस ग्रुप को कहते हैं सेट या सेटी, जो भी कहते हैं। मैंने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दिया इसमें। अ ग्रुप ऑफ बैजर्स लिख देता हूं मैं यहां पर, अ ग्रुप ऑफ बैजर्स। फिर एक और वर्ड आया हुआ है साइट। अब देखिए जो साइट वर्ड है, ये है वो आपकी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, जो आपको यहाँ पर यूज करनी है। एक्चुअली में साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब है टू मेंशन समथिंग एज एन एग्जाम्पल और एविडेंस फॉर समथिंग। किसी भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी बुक को मेंशन कर देना कि ये चीज मैंने कहां से पढ़ी है, ये चीज मैंने वहां से, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं आपसे कह देता हूं कि यार ये बात, ये इंफॉर्मेशन मैंने उस किताब से पढ़ी है, तो मैंने उस किताब को क्या कर दिया, साइट कर दिया, मेंशन कर दिया, रिफर कर दिया। तो साइट का मतलब है मेंशन कर देना, रिफर कर देना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को, किसी बुक को, किसी ऑथर को, किसी बड़े राइटर को, या किसी फेमस पर्सन को। जैसे मैंने कहा करो या मरो, ये बात किसने कही है? गांधी जी ने कही है। तो यहां पर मैंने गांधी जी को साइट कर दिया। पहले उन्हें कोट किया, कोट का मतलब उनके शब्दों को रिपीट किया, फिर बाद में मैंने उनको साइट भी कर दिया, मैंने उनको मेंशन कर दिया कि ये बात मैंने गांधी जी के द्वारा सीखी है, गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो साइट का मतलब है टू मेंशन समथिंग एज एन एग्जाम्पल और प्रूफ, या टू रिफर समथिंग, टू रिफर something, to refer something to a book, document, और नहीं, समथिंग गलत हो जाएगा यहां पर इस मीनिंग में। टू रिफर टू ए बुक, डॉक्यूमेंट और ऑथर etc as या in support of your view, idea, opinion। अपने व्यू, अपने आइडिया, अपने ओपिनियन के सपोर्ट में किसी राइटर को, किसी बुक को, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रिफर कर देना है कि ये चीज मैंने वहां से पढ़ी है, वहां से मैंने सीखी है। साइट करना होता है। तो यहां पर भी उसने साइट ही तो किया, कोई कंपैरिजन कर रहा था, कंपैरिजन के लिए उसने सम फिगर्स को, फिगर्स का मतलब आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, उसने कुछ स्टैट्स को साइट कर दिया, मेंशन कर दिया, रिफर कर दिया कि ये चीज मैंने वहां पर देखी थी। साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है विजन, द एबिलिटी टू सी, द एबिलिटी टू सी। ये साइट जब वर्ब होगी तो इसका मतलब हो जाएगा टू सडनली सी समथिंग, अचानक से किसी को देख लेना,
साइट कर लेना होता है। टू सी सडनली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री। ऐसा पर्सन जो अपने देश अपनी कंट्री को बिट्रे करता हो। बिट्रे का मतलब टू स्टॉप बीइंग लॉयल, उसको कहते हैं ट्रेटर। पैरागॉन नहीं, मस्कॉट नहीं, आइकॉन नहीं। ट्रेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल और स्टॉप्स बीइंग लॉयल, स्टॉप्स बीइंग लॉयल टू देयर कंट्री। प्यूपिल अपने लोगों को धोखा दे दे। और बिलीफ्स, जो अपने बिलीफ्स हैं उसके कल्चर के, उसकी सोसाइटी के, उसकी कम्युनिटी का जो बिलीफ सिस्टम है, अपने बिलीफ सिस्टम को के अगेंस्ट वो हो जाए, अपने बिलीफ सिस्टम को धोखा दे दे, उसको भी ट्रेटर कह सकते हैं। तो ट्रेटर वो वर्ड है जो हमें यहाँ पर चूज करना है। बाकी पैरागॉन का मतलब मैं समझा देता हूँ, मस्कट का मतलब समझा देता हूँ, आइकन का मतलब समझा देता हूँ। देखिए पैरागॉन इटली से आया है। पैरागॉन एक वर्ड होता था, पैरागॉन इटली में भी होता होगा। पैरागॉन का मतलब है ये टच स्टोन। इस तरह का एक ब्लैक स्टोन होता है जिस पर सोने की जांच की जाती है। गोल्ड को उससे टच किया जाता है, रब किया जाता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद एक एसिड लिक्विड डाला जाता है, और एसिड लिक्विड डालने के बाद अगर ये खत्म हो गया, इरेज हो गया, तब तो वो प्योर गोल्ड नहीं है, और अगर ये रह गया तो इसका मतलब ये प्योर गोल्ड है, ऐसा माना जाता है। तो इस टच स्टोन को कहते हैं, टच स्टोन है। टच स्टोन मतलब टच करके पता लगाया जाता है किसी की क्वालिटी का। एक तरह का ब्लैक स्टोन होता है, इसको कहते हैं पैरागॉन। तो पैरागॉन एक ऐसा स्टोन है जिस पर किसी मेटल की, स्पेशली गोल्ड की क्वालिटी को चेक किया जाता है। अब धीरे धीरे इस पैरागॉन का मीनिंग यहां से शिफ्ट होकर अब पैरागॉन का मीनिंग हो चुका है PARAGON। पैरागॉन का मीनिंग अब हो चुका है इंग्लिश में वो चीज, वो पर्सन जो किसी भी क्वालिटी का, एक्सीलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल हो, जिसमें वो क्वालिटी कूट कूट के भरी हो। अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। पर्टिकुलर क्वालिटी और एक्सीलेंस कह देते हैं ना। कोई पर्सन बहुत सच बोलता है, ये हमेशा ऑनेस्ट रहता है, हमेशा जो है वफादार रहता है, ETC, तो उसको कह देंगे पैरागॉन, क्योंकि वो उस क्वालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर एक वर्ड था मस्कट, MASCOT। मस्कट का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी एनिमल, कोई भी ऐसा थिंग जो कि जिसको माना जाता हो कि ये गुड लक लेकर आएगा, और उसको हमने सिंबल बना लिया हो, अपने किसी टीम का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल हमने उसको बना लिया हो। मतलब लोगों का ये मानना हो कि ये पर्सन, ये एनिमल, ये थिंग हमारे लिए लकी है, इसको फिर उन्होंने सिंबल बना लिया। उस सिंबल को या उस लकी चीज को कह देंगे मस्कट। मस्कट का मतलब मैं देखिए मीनिंग लिखवा रहा हूं इसका यहाँ पर डायरेक्ट, कोई इमेज मैंने इसके लिए नहीं लगाई है। मस्कट का मतलब हो गया अ पर्सन, एनिमल और थिंग दैट इज बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड लक। लोगों का ये मानना हो कि ये जो है गुड लक को लेकर आएगी, ये लकी है हमारे लिए। दैट इज बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड लक एंड इज यूज्ड एज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट अ टीम और ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब मेरी सोसाइटी का ये मानना है कि ये गाय है या ये भैंस है या ये कुत्ता है, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत लकी है। फिर उस कुत्ते का सिंबल मैंने बना लिया, हर जगह मैं उसको चिपका रहा हूँ, टी शर्ट पे लगा रहा हूँ, टोपी पे लगा दे रहा हूँ, मेरे घर के दरवाजे पे वो लगा हुआ है, उसको कह देंगे मस्कट। आइकॉन का क्या मतलब होता है? देखिए आइकन का एक मतलब तो यही होता है, आइकन और आइकॉन में फर्क है। आइकन का एक मतलब तो यही हो गया, कंप्यूटर है आपका, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, ये एक आइकन है, ये भी एक आइकन है, ये भी एक आइकन है। मतलब किसी प्रोग्राम का शॉर्टकट सिंबल कह देंगे या इसको शॉर्टकट कह देंगे। यहाँ पर जो सामने फेस पर लगा रहता है इंटरफेस पर, उसको कह देंगे हम आइकन। आइकॉन का क्या मतलब होता है? वो पर्सन या वो थिंग जो किसी भी चीज में, किसी फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो, रोल मॉडल की तरह हो, उसको हम आइकॉन कह देते हैं। ये है बिजनेस आइकॉन, ये यूथ आइकॉन है, ये एक्टर है यूथ के आइकॉन, ये पॉलिटिशियन यूथ आइकॉन, तो उसको क्या कहते हैं? आइकॉन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। डिवाइड की स्पेलिंग रद्द की हुई है, ई नहीं होता है, यहाँ पर आई होता है। डिवाइड। कन्फाइड सही लिखा हुआ है, कन का मतलब होता है टूगेदर, फाइड का मतलब होता है फेथ। तो कन्फाइड का मतलब, कन्फाइड एक तरह की वर्ब है, और कन्फाइड का मतलब हो गया टू हैव फेथ इन समवन, टू हैव फेथ इन समवन। फेथ का मैंने मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फेथ का मतलब होता है ट्रस्ट। या फिर कन्फाइड का मतलब हो जाएगा टू ट्रस्ट समवन इनफ टू टेल देम सीक्रेट और प्राइवेट मैटर। किसी पर इतना भरोसा करना कि उसको अपनी सीक्रेट बात बता देना, कन्फाइड करना होता है, कि मैंने उसको कन्फाइड कर दिया, मैंने उस पर इतना भरोसा किया कि मैंने उसको एक सीक्रेट बात बता दी, कम्युनिकेट कर दी। कन्फाइड करना। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन दैट दे नीड। किसी पर्सन को वो चीज देना जिसकी उसको जरूरत है, उसको ये चीज प्रोवाइड करना होता है। प्रोवाइड का मतलब टू गिव someone something that they need। प्रोवाइड के साथ क्या स्ट्रक्चर यूज की जाती है आपको पता ही है, प्रोवाइड समवन विद समथिंग, एक स्ट्रक्चर तो ये यूज की जाती है। या फिर प्रोवाइड समथिंग टू समवन, टू समवन। दो तरह से हम प्रोवाइड को यूज करते हैं। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है लेकिन मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट लेती है। अगर आप पर्सन को पहले लिख दोगे तो विद प्रीपोजिशन लगाओगे, फिर थिंग को लिखोगे। अगर आपने थिंग को पहले लिख दिया फिर टू प्रीपोजिशन लगाओगे उस रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए। सबसाइड का मतलब क्या होता है? सबसाइड का मतलब है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम। यहां लिख देता हूं, कोई भी इफेक्ट है, कुछ भी चीज है, अगर वो लेस स्ट्रॉन्ग हो गई तो वो सबसाइड कर गई। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम, लेस एक्सट्रीम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 15, बेनिवोलेंट का सिनोनियम बताया। देखिए बेनी का मतलब गुड और वोलेंट का मतलब है टू विश। बेनिवोलेंट का मतलब हो जाएगा विशिंग गुड। कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड विश कर रहा हो या विशिंग वेल, जो अच्छी विशेष, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके लिए अच्छी विशेष के साथ हो उसको कहेंगे बेनिवोलेंट, जो आपका फायदा चाहता हो। या हैविंग गुड विशेष, हैविंग गुड विशेष, ये इसके लिटरल मीनिंग हो गए। हालांकि अब जो है बेनिवोलेंट मीनिंग तो यही है, दूसरे शब्दों में इसी बात पे लिखवा रहा हूं। बेनिवोलेंट
अब कह देते हैं उस पर्सन को जो काइंड हो, जो हेल्पफुल हो, जो जेनरस हो, जो आपकी मदद करने के लिए एकदम से तैयार हो जाए। वो तैयार वही होगा जिसके अंदर आपके लिए अच्छी विशेष है, वही आपके लिए बेनिवोलेंट होगा। तो बेनिवोलेंट का मतलब हो गया काइंड, हेल्पफुल एंड जेनरस। या फिर बेनिवोलेंट का एक मतलब मैं लिखा देता हूं, शोइंग ए डिजायर टू हेल्प पीपल। कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें लोगों की हेल्प करने की डिजायर हो, उसको कह देंगे बेनिवोलेंट। शोइंग अ डिजायर टू हेल्प पीपल especially by giving them money in need। उनकी आवश्यकता में उन्हें पैसे देकर लोगों की मदद करने की डिजायर रखता हो, बेनिवोलेंट कह देंगे। जेनरस का मतलब भी होता है, एक्चुअली में इसका जो सिनोनिम आपसे पूछा गया है वो यही हो जाएगा। बेनिवोलेंट के मीनिंग में ही मैंने जेनरस लिखवाया है। जेनरस का मीनिंग भी समझा देता हूं। जेनरस का मीनिंग है कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करने को विलिंग हो, इच्छा रखता हो, मतलब हैविंग ए विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स। ये जेनरस का मतलब हो जाएगा विलिंग टू हेल्प, विलिंग टू गिव हेल्प, मनी etc टू अदर्स। वो सेम मीनिंग जो मैंने यहां लिखवाया, शोइंग ए डिजायर टू हेल्प पीपल, अलग अलग शब्दों में, शब्दों को घुमा घुमा के एक ही चीज लिखवा रहा हूं मैं। ये हो गया जेनरस का मीनिंग। नम क्या होता है, सोबर क्या होता है, सोमबर क्या होता है? देखिए, नम का मतलब होता है लैकिंग सेंसेशन। कई बार जब हमारी उंगली में कोई इंजरी हो जाती है, कहीं पर बॉडी के किसी पार्ट में कोई इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर साहब उसको ऑपरेट करने से पहले, उसकी सर्जरी करने से पहले, चीराफाड़ी करने से पहले, उसमें टाके लगाने से पहले उसको नम करते हैं, उसके सेंसेशन गायब करते हैं, उसकी फीलिंग्स गायब करते हैं, ताकि हमें पेन ना हो जब उसको सिला जाए। तो नम किसी पर्सन को या उसकी बॉडी पार्ट को रिफर करने के लिए यूज किया जाने वाला एडजेक्टिव है, और नम का मतलब हो जाएगा लैकिंग सेंसेशन और फीलिंग्स। नम एडजेक्टिव है, नम का मतलब हो जाएगा लैकिंग फीलिंग्स और सेंसेशन। या फिर नम का मतलब हो जाएगा अनएबल टू थिंक और फील कंप्लीटली, अनेबल टू थिंक और फील। नॉर्मली कोई पर्सन अगर नॉर्मली थिंक ना कर सकता हो, फील ना कर सकता हो, तो उसको भी कह देते हैं नम। फिर इसके बाद एक वर्ड आता है सोबर। सोबर वर्ड का मतलब दिखाने के लिए पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। ये बियर पी के सेट है, पैक लगा रखा है, एकदम सेट है, इसको कह देंगे ड्रंक। ये भी ड्रंक है, ये भी ड्रंक है। इसने तो 2-3 बोतल खाली कर दी, यहाँ पे सिगरेट विगरेट पड़ी हुई है और पता नहीं क्या क्या फूक के बैठी हुई है। ये भी आधे से ज्यादा बोतल खत्म कर चुके हैं, ये भी ड्रंक है, ये भी सेट है, पाजी भी सेट है, कहीं सड़क पे बैठ के जो है बियर का गिलास ले रहा है। इन सबको कह देंगे ड्रंक। ड्रंक का मतलब वो पर्सन जिसने अल्कोहल को कंज्यूम कर रखा हो। वो पर्सन जिसने अल्कोहल को कंज्यूम ना कर रखा हो, उसको रिफर करने के लिए यूज किया जाता है वर्ड सोवर। सोवर का मतलब जिसने अल्कोहल या किसी प्रकार का कोई ड्रग ना ले रखा हो सकता है वो अल्कोहल को कंज्यूम करता हो, लेकिन अभी फिलहाल उसने नहीं कंज्यूम कर रखी, तो उस पर्सन को कहेंगे सोबर। जैसे कि हो सकता है मैं ड्रिंक करता हूं अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है कोई पर्सन ड्रिंक करता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जिस टाइम आप उसको सोबर कह रहे हो, उस टाइम उसने कोई भी ड्रग या कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रखा, उसको कह देंगे सोबर। एडजेक्टिव है। सोबर का मतलब है नॉट हैविंग ड्रंक अल्कोहल और टेकन ड्रग्स। ड्रग्स मतलब नार्कोटिक ड्रग्स, सोबर। या फिर सोबर का एक मतलब हो जाएगा जो कि सीरियस हो, काम हो,
सीरियस मतलब यूजुअल मीनिंग तो यही है, ये इस मीनिंग में भी यूज हो जाता है। सोबर का मतलब सीरियस एंड काम इन मैनर और टोन, जो अपनी मैनर में और अपनी टोन में काम हो, सीरियस हो, उसको भी सोबर कह देते हैं। फिर एक वर्ड आया है सोम्बर, SOMBRE, SOMBRE, ये भी एडजेक्टिव है। सोम्बर का मतलब है सीरियस, सैड और विदाउट ह्यूमर, विदाउट ह्यूमर और एंटरटेनमेंट। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया सोबर का मतलब भी सीरियस है, काम है, जो मैनर और टोन में सीरियस हो काम। सोम्बर का मतलब भी सीरियस है, लेकिन दोनों सीरियसनेस बिल्कुल अलग अलग डोमेन में है, अलग अलग कंटेक्स्ट में है। सोम्बर से जिस पर्सन को या जिस बिहेवियर को, जिस एक्टिविटी को हम रिफर करेंगे, वो जो सीरियसनेस है वो सैडनेस के साथ है, वो विदाउट ह्यूमर, एंटरटेनमेंट ना हो। एक ऐसी सीरियसनेस जिसमें सैडनेस हो, जिसमें कोई जॉय ना हो, कोई ह्यूमर ना हो, कोई एंटरटेनमेंट ना हो, उसको उस सिचुएशन में हम रिफर करेंगे सोम्बर वर्ड को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक वर्ड और रह गया, शायद मेरे ख्याल से चारों वर्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 में ब्लैंक को फिल करना है, एक ऐसे वर्ड को उठा के लगाना है जो ईगर का सिनोनियम हो। तो सेंटेंस को तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, हालांकि मुझे मैं आपसे कहता हूं कि फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा कीजिए, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, लेकिन ब्लैंक को फिल नहीं करना है हमें इस ईगर वर्ड के सिनोनियम को बताना है। ईगर एक एडजेक्टिव है और जिस बच्चे को इसका मीनिंग पता है वो यहाँ से उठाकर एक सिनोनियम को लगा देगा। ईगर का मतलब है वांटिंग to do or have something very much, कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें बहुत ज्यादा डिजायर हो किसी भी चीज को करने की, किसी भी काम को करने की, या किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, थिंग को अपने पास रखने की, उसको कह देंगे ईगर। तो यही कहा जा रहा है ही इज वेरी ईगर टू ज्वाइन द एयरफोर्स, यानी कि वो बहुत ज्यादा एयरफोर्स को ज्वाइन करने का ईगर, इच्छुक है, मतलब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक होना, ईगर होना कह सकते हैं। हिंदी को ज्यादा मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो कभी कभार यूज कर भी ले किसी चीज को आसानी से समझने के लिए, तो गलती माफ होनी चाहिए। डब्ल्यूएस का मतलब क्या है? अनकंसर्न, कीन, इच्छा। क्या होना चाहिए इसका सिनोनिम? ठीक है, डब्ल्यूएस का मतलब होता है कोजिंग डाउट, कुछ भी ऐसा जो डाउट को कोज कर रहा हो, कोजिंग डाउट और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को कोज कर रहा हो, या फिर फीलिंग डाउट, कोई ऐसा पर्सन जो डाउट फील कर रहा हो उसको भी डब्ल्यूएस कह देंगे। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा हिंट, कोई भी ऐसी थिंग जो डाउट को कोज कर रही हो, अनसर्टेनिटी को कोज कर रही हो, उसे भी डब्ल्यूएस कह देंगे। अनकंसर्न का मतलब क्या होता है? अनकंसर्न बना है कंसर्न से, और कंसर्न बना है कंसर्न से। एक कंसर्न वर्ड को हमें पकड़ के चलना पड़ेगा, CONCERN। कंसर्न का मतलब होता है टू वरी। बहुत जगह पूछे जाने वाला वर्ड है, इस वर्ड को आसानी से समझ में आता नहीं है बहुत बच्चों की, क्योंकि दो मीनिंग में यूज होता है। कंसर्न एक वर्ब है और कंसर्न का मतलब है टू वरी। ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। इस मीनिंग में इंट्रांजिटिव हो गई और इस मीनिंग में ट्रांजिटिव हो जाएगी। टू कोज समवन टू वरी, टू कोज समवन टू वरी। और कंसर्न का मतलब होता है टू रिलेट टू समवन और समथिंग, किसी पर्सन से या थिंग से रिलेट करना। फिर एक ये जो कंसर्न वर्ड है, इसी को हम नाउन के फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, यहीं पर लिखवा देता हूं। कंसर्न जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है वरी, या वो थिंग जो वरी को कोज करे, समथिंग दैट कोजेज वरी। या फिर यहां पर कंसर्न का एक मतलब हो जाता है इंटरेस्ट, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट।
या इन्वॉल्वमेंट, या फिर यहां पर कंसर्न का एक मतलब और हो जाता है कोई बिजनेस जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या आपकी कोई कंपनी, क्योंकि वो आपकी कंपनी है, वो आपका कंसर्न है। अब यहीं से कंसर्न से बन जाता है कंसर्न। वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी हमने इसकी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, मतलब एडजेक्टिव। कंसर्न का मतलब हो जाएगा वरीड, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी इशू को लेकर वरीड हो, एंजाइटी में हो, उसको कह देंगे कंसर्न। या फिर कोई भी पर्सन अगर किसी भी मैटर में, किसी भी इशू में, किसी भी सिचुएशन में इंटरेस्टेड है तो हम उसको कह देंगे कंसर्न। कंसर्न का मतलब वरीड या फिर इंटरेस्टेड या इन्वॉल्व। अब यहीं से मीनिंग निकल के आएगा अनकंसर्न का, जो कि उल्टा है कंसर्न का। ये भी एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब हो गया नॉट वरीड या नॉट इंटरेस्टेड। तो ज्यादा टाइम लगता है कि इस तरह से शब्दों को समझने में 2-3 मिनट फालतू लगती है, कोई बात नहीं, लगने दो, चीज तो क्लियर हो जाए। तो ये भी इसका सिनोनियम नहीं हो सकता, एक्चुअली में इसका सिनोनियम होगा कीन। इक्शम का मतलब होता है अनोइंग, इक्शम भी एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है अनोइंग, ये भी इसका सिनोनियम नहीं है। ईगर का सिनोनियम है कीन। कीन का मतलब हो गया वेरी इंटरेस्टेड, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसको कह देंगे कीन। या फिर कीन का मतलब हो जाएगा ईगर, या फिर कीन का मतलब हो जाएगा वांटिंग टू डू और हैव समथिंग वेरी मच। एग्जैक्टली जो मीनिंग मैंने ईगर का लिखाया था वही मीनिंग यहां को लिख लो, वांटिंग टू डू और हैव समथिंग वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड ऑप्शन। आगे चल लेते हैं 17 में फिर से। ओके, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, सेंटेंस को एक बार पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस मीनिंग को, किस सिंटेक्स को हमें उठाकर यहाँ पर लगाना है। इन टूडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन बाय मैनी मीन्स ऑफ मीडिया सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर, फिल्म्स एंड सोशल मीडिया। बाय मैनी मीन्स को अंडरलाइन किया गया है, मतलब इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। किससे सब्स्टिट्यूट करना है? 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। नो सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है, मतलब ये जो लिखा गया है ये तो इनअप्रोप्रिएट ही है। इन चारों में से कोई एक एप्रोप्रिएट है, उसको उठाकर लगाना है विद क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म्स थ्रू एनी स्ट्रेटेजी अमंग मेनी टेक्निक्स बाय वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, हमारे पास 5 ऑप्शन है, हालांकि ये ऑप्शन तो इनअप्रोप्रिएट है ही, क्वेश्चन नहीं क्लियर कर दिया नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन हटाकर, लेकिन फिर भी मैं बताकर चलता हूं कि क्यों इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना है, क्यों ये इनअप्रोप्रिएट हो गया, और इन चारों में से क्यों एक जो आना है, जो हमारा सही ऑप्शन होना है, वो क्यों अप्रोप्रिएट है और बाकी के 3 क्यों इनअप्रोप्रिएट। देखिए, बाय मैनी मीन्स, मीन्स का मतलब क्या है? मीन्स का मतलब है मेथड्स। मीन का मतलब हो जाता है मेथड, यहां पर हो जाएगा मीन्स का मतलब मेथड्स। चूंकि काउंटेबल है, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो, तो मैनी डिटर्मिनर को लगाना सही हो गया। अब ये जो बाई प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन रिफर की जाती है, डूअर के लिए यूज की जा सकती है, किसी मैनर को रिफर करने के लिए, किसी मेथड को रिफर करने के लिए यूज की जा सकती है। ओके, टाइम की डेडलाइन को यूज कर देने के लिए रिफर कर सकते हैं, और प्लेस को रिफर करने के लिए भी यूज की जा सकती है, जिसमें नेक्स्ट टू या साइड के मीनिंग को, बिसाइड के मीनिंग को रिफर करती है। हालांकि बाय मैनी मीन्स यहां पर ये मैनर या मेथड को रिफर करने के फंक्शन में आई होगी। इस सिचुएशन से बाई को यहाँ पर, मतलब इस कंटेक्स्ट में मैनर या मेथड को रिफर करने के लिए बाई को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फ्रेज लिखी हुई है सिंटैक्टिकली तो सही है, सिमेंटिकली थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीन्स के द्वारा हम रिफर किसको कर रहे हैं, किसके मीन्स की बात की जा रही है? मीडिया के मीन्स की, मीडिया के मेथड्स की बात की जा रही है। अभी जो टेलीविजन है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो फिल्म्स हैं, जो सोशल मीडिया है, ये मीडिया के मेथड्स हैं,
मेथड का मतलब क्या होता है? मेथड का मतलब होता है अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का कोई तरीका। मेथड तो ये मीडिया के तरीके थोड़ी है, ये मीडिया के अलग अलग टाइप है। ये भी एक प्रकार का मीडिया है टेलीविजन, ये भी एक प्रकार का मीडिया है, ये सोशल मीडिया हो गया या फिल्म्स हो गया। तो मैथ बाय मैनी मीन्स सिंटैक्टिकली गलत नहीं है, सिमेंटिकली भी बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट नहीं है, जस्टिफाइबल तो है, लेकिन जब चूंकि उसने खुद क्लियर कर रखा है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो अब इसको हमें इनअप्रोप्रिएट ही कंसीडर करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर नहीं होना है, वो तो उसी ने क्लियर कर दिया। इन चार ऑप्शंस को देखते हैं। विद क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म, देखिए विद प्रीपोजिशन लगा दिया, चलो ठीक है, हैविंग के सिमिलर मीनिंग में आ गया या अकम्पनिंग के सिमिलर मीनिंग में आ गया। क्वाइट इनफ, इनफ को यहाँ पर एडजेक्टिव के फंक्शन में लगाया गया है, चूंकि क्वाइट एडवर्ब है। देखिए इनफ एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वाइट एडवर्ब लगा है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, इनफ को। अब ये इनफ एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया होगा, वो नाउन कहाँ है? उस नाउन को यहाँ पर गायब कर रखा है। एक सवाल तो आपके दिमाग में ये उठना चाहिए, मैं इनफ को यूज कैसे करता हूं? जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव डन क्वाइट इनफ वर्क, तो वर्क यहां पर नाउन हो गया और इनफ हो गया एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और क्वाइट हो गया एडवर्ब डिग्री इस इनफ एडजेक्टिव की डिग्री को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए। और क्वाइट का मतलब यहां पर हो जाता है कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो ये होती है स्ट्रक्चर, नाउन लिखा, नाउन को मॉडिफाई कर दिया एडजेक्टिव ने, एडवर्ब लगा दिया इनफ को मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ तो आपने वो नाउन हटा रखा है। एक्चुअली में मैं यहाँ पर भी इस नाउन को हटा सकता हूँ। क्या कहा मैंने? मैं इस स्टेटमेंट में से इस नाउन को हटा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ आई हैव डन क्वाइट इनफ, और ये सेंटेंस सही है। लेकिन ये सेंटेंस सही तो है, आई हैव डन क्वाइट इनफ स्टेटमेंट सही तो हो जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, उस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जहां सुनने वालों को पता है कि मैं क्या करने की बात कर रहा हूं, मेरा अंडरस्टूड नाउन क्या है। इसे कहते हैं इलिप्सिस, इलिप्टिकल प्रिंसिपल्स, इलिप्टिकल कंस्ट्रक्शंस। इसके अनुसार किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर से उस वर्ड को हटाया जा सकता है जिस वर्ड के मीनिंग को आप कंटेक्स्ट के द्वारा या सेंटेंस के दूसरे शब्दों के द्वारा कन्वे कर सकते हैं। अब देखिए डन यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसको अपना ऑब्जेक्ट लेना चाहिए था, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या कोई नाउन फ्रेज होनी चाहिए थी, लेकिन नाउन तो हमने यहाँ से हटा दिया। सेंटेंस फिर भी ठीक है, मीनिंगफुल है, सिंटैक्टिकली भी सही है, सिमेंटिकली भी सही है, लेकिन उस कंटेक्स्ट में जिस कंटेक्स्ट में सुनने वाले को, लिसनर को ये पता है कि किसी काम को करने की बात की जा रही है। अब हमने डन वर्ब लगा रखी है, डू वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी काम को करना। चूंकि डू वर्ब लगा रखी है तो डू वर्ब के लगाने से ही ये अंडरस्टूड हो जाता है कि किसी वर्क को ही रिफर कर रहे होंगे। तो सेंटेंस को छोटे शब्दों के साथ बोलने के लिए, कंसाइज वे में, क्लियर वे में बोलने के लिए हम इस इलिप्सिस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जिसमें हम उन शब्दों को हटा देते हैं जिनके मीनिंग को कंटेक्स्ट के द्वारा कन्वे कर सकते हैं। उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उनका मीनिंग बिना लिखे ही कन्वे कर दिया हमने। यहां पर अंडरस्टूड हो गया कि हम काम की बात कर रहे हैं। वैसे ही यहां पर किया गया, यहां पर भी किसी ऐसे नाउन को हटा दिया गया जिस नाउन के मीनिंग को हम कंटेक्स्ट के द्वारा कन्वे करना चाह रहे हैं। अब जिस नाउन को हटाया गया उस नाउन को ही ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर लिख भी दिया गया। भाई ऑफ प्रीपोजिशन किस लिए लगाया जाता है? एसोसिएट करने के लिए। किसी भी नाउन फ्रेज को या किसी भी वर्ड को, सेंटेंस के किसी भी वर्ड को एसोसिएट करने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं कि हम इससे रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी हो गया। हमने यहां से पहले उस नाउन को हटाया अपनी बात को छोटे शब्दों में बोलने के लिए, और चूंकि इसलिए क्योंकि उस नाउन के मीनिंग को बिना लिखे कन्वे कर सकते थे, इलिप्सिस प्रिंसिपल का यूज करके हटा दिया हमने उसको, और फिर ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके उसी नाउन को एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मैकेनिज्म से। तो फिर हटाए क्यों था अगर एसोसिएट करना ही था तो?
ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। तो यहां पर ऑफ को लगाना गलत है। ऑफ को लगाओगे तो फिर मैं यही कहूंगा आपसे कि यहां पर आपने उस नाउन को हटाया पहले, फिर जिस नाउन को हटाया उसको फर्दर आप एसोसिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इस नाउन की बात कर रहे हैं। तो हटाया क्यों था जब बताना ही था बाद में ऑफ लगा के? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। पहली गड़बड़ तो मुझे ये लगी इस स्ट्रक्चर में। दूसरी गड़बड़ ये है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मैकेनिज्म बना है मशीन से, एक्चुअली में मशीन बना है मिथेन से। एक वर्ड होता है मिथेन, यही को लिख देता हूं मैं, और ये वर्ड जो है MEKHANE, इस तरह से, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इस मिथेन का मतलब होता है मशीन। मशीन का मतलब क्या है मैं आपको दिखा देता हूं इमेज के द्वारा। क्या होती है मशीन? ये मशीन है, ये भी मशीन है, ये भी एक मशीन है, ATM, ये भी एक मशीन है। एक्चुअली मशीन का मतलब होता है वो डिवाइस जिसमें मूविंग पार्ट्स हो, जिसको फ्यूल की या किसी पावर की आवश्यकता हो, जिसको कोई फ्यूल या कोई पावर दिया जाए और वो हमारे लिए कोई काम करे, कोई वो स्पेसिफिक टास्क करती है। जैसे कि ये एक मशीन है, इसको मैनुअल पावर दी जाती है। ये एक मशीन है, जब जूस पीने जाते हो तो यहाँ पे मौसमी डालता है, इसको घुमाता है और जूस निकालकर आपको दे देता है। ये वो मशीन है जो मैनुअल पावर के द्वारा ऑपरेट होती है। इनको मैनुअल पावर की जरूरत होती है ऑपरेट करने के लिए, फिर ये एक स्पेसिफिक टास्क या जॉब करती है जो भी इनका फंक्शन हो। उसी प्रकार से ये एक मशीन है जिसको इलेक्ट्रिक पावर दी जाती है, इसको इलेक्ट्रिक पावर दी जाती है, इसका अपना फंक्शन है। तो मशीन क्या मतलब? एक ऐसी डिवाइस जिसमें मूविंग पार्ट्स हो, चलते फिरते पार्ट्स हो, जो आपस में कोऑर्डिनेशन में मूव कर रहे हो किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए। उसी प्रकार से ये एक ATM मशीन है, और ये भी कार भी एक मशीन ही है, इसको भी फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो मशीन का मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसमें मूविंग पार्ट्स हो। तो मशीन से बना है मैकेनाइज, मैकेनिक, मैकेनिकल, मशीन से ही बना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब होता है वो तरीका, वो मेथड, वो प्रोसेस, जिस मेथड से ये सारे मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में आके काम कर रहे हैं। भाई मैं आपसे पूछूं कार का मैकेनिज्म क्या है, तो आप पूरा मैकेनिज्म, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा अच्छा खासा पढ़ा लिखा, पूरा मैकेनिज्म समझाने लगेगा। ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट पहियों से ऐसे जुड़ी होती है, ये डीजल इंजन लगा होता है, यहाँ से इस तरह से स्पार्क होता है, हीट जनरेट होती है, फिर हीट यहाँ को फ्लो करती है जो कि शाफ्ट को घुमाती है, ये होता है, वैसा होता है, पूरा मैकेनिज्म को समझाने लगेगा। इसको कहते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब हो गया अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इन ए मशीन, या फिर मैकेनिज्म का मतलब हो जाएगा वो प्लान, स्ट्रक्चर, वे जिसके हिसाब से कोई काम करती है। कभी आपने अपनी किसी घड़ी को खोल के देखा है क्या? किसी घड़ी को खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब है वो तरीका जिस तरीके से सारे मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में आके काम करते हैं। ये पढ़ लेना, मैंने लिख रखा है। तो ये जो सोशल मीडिया, ये जो टेलीविजन हमने लिख रखे हैं, ये मीडिया की मैकेनिज्म है क्या? मतलब न्यूज़पेपर को तुम कोई मशीन कह दोगे क्या? ये कोई मूविंग पार्ट्स के साथ है क्या? फिल्म, सोशल मीडिया, ये कोई डिवाइस है क्या? नहीं ना, ये तो गलत हो जाएगा। मैकेनिज्म मीनिंगफुल ही नहीं है यहाँ लगाना। थ्रू एनी स्ट्रेटेजीज, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। वो इसी वजह से स्ट्रेटेजी, इसकी वजह से थ्रो प्रीपोजिशन सही है, लग गया, कोई बात नहीं, जस्टिफाइबल है। एनी भी लगाया जा सकता है डिटर्मिनर के रूप में, डिटर्मिनर के फंक्शन में। स्ट्रेटेजी इसका मीनिंग फिट नहीं बैठता। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? कोई एक डिटेल्ड प्लान जो आप किसी वॉर में या किसी वॉर में सक्सेस को अचीव करने के लिए, पॉलिटिकल सिचुएशन में या किसी बिजनेस में सक्सेस को अचीव करने के लिए जो डिटेल्ड प्लान आप बनाते हैं उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो ये क्या कोई स्ट्रेटेजी है? नहीं। ये स्ट्रेटेजी का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग समथिंग, मेथड को रिफर करता है। ये भी नहीं होगा। टेक्निक्स भी इनको नहीं कह सकते। पहली बात तो तीसरे ऑप्शन में मुझे अमंग से ही दिक्कत है। भाई अमंग एक प्रीपोजिशन है, इसको हम कब यूज करते हैं?
अमंग प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है किसी भी रिलेशनशिप या डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन दो से ज्यादा पर्सन या जो दो से ज्यादा थिंग्स में हो और उन पर्संस को उन थिंग्स को कलेक्टिवली रिफर किया गया हो। कलेक्टिवली मतलब एक ग्रुप में रिफर किया गया हो। जैसे मैं लिख दूं अमंग 5 मेंबर्स, अमंग 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स हैं। मैंने इनको इंडिविजुअली नहीं लिखा, राम, रोहन, सीता, गीता, लक्ष्मण और भरत, ऐसे नहीं लिखा मैंने 5 मेंबर्स यानी कि कलेक्टिवली इनको लिख दिया। अब इन 5 मेंबर्स के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई रिलेशनशिप बतानी हो, कोई शेयरिंग हो, कोई इंक्लूजन हो, कोई डिवीजन हो, उस सिचुएशन में मैं अमंग प्रीपोजिशन को यूज कर सकता हूं। तो यहां तो ऐसा कोई है नहीं। पहली बात तो जो भी लिखे गए हैं वो इंडिविजुअल लिखे गए हैं, कलेक्टिव नहीं है। और फिर यहाँ पर इस तरह का कोई शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूजन या डिवीजन का कंटेक्स्ट नहीं है। हाँ, अमंग को हम तब यूज कर सकते हैं जब कोई एक चीज बहुत चीजों से घिरी हुई हो। ये टेबल रखी हुई है, ये टेबल है और ये चेयर है बहुत सारी, ये चेयर है। तो टेबल जो है बहुत सारी चेयर्स के बीच में है, तो मैं कह सकता हूं द टेबल इज अमंग द चेयर्स। बहुत सारी चेयर्स के बीच में कहीं सराउंडिंग। यहाँ पर अमंग का मतलब हो जाता है सराउंडेड बाय समथिंग, और समथिंग भी बहुत सारी चीजें हो और कलेक्टिवली उनको रिफर किया जा रहा हो। 5-6 कुर्सियों के बीच में एक टेबल रखी है, तो टेबल इज अमंग द 5 चेयर्स। इस मीनिंग को कन्वे भी यहां पर नहीं किया जा रहा, तो अमंग प्रीपोजिशन को इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। टेक्निक भी नहीं कह सकते इनको। टेक्निक का मतलब है अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, और समथिंग भी कुछ ऐसा जिसको स्किल्स की जरूरत, ऐसे काम को करने का तरीका जिस काम को करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए वो, और वो स्किल्स सब में ना हो, उनको कहते हैं टेक्निक्स। जब आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है तो आप बुलाते हैं ना टेक्नीशियन को, क्योंकि टेक्नीशियन को पता होती है टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिससे वो वॉशिंग मशीन को सही कर सके, जिसमें स्पेसिफिक स्किल्स हो। आप ठीक नहीं कर सकते, वो ठीक कर सकता है क्योंकि वो टेक्निक जानता है, क्योंकि वो टेक्नीशियन है। तो उनको टेक्निक कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। इसलिए थर्ड ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। समझा देता हूं क्यों। वाया वेरियस फॉर्म्स, क्योंकि वाया यहां पर प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। वाया का मतलब है बाय वे ऑफ या बाय यूज ऑफ। दो मतलब होते हैं, यहां पर यह आया है दूसरे मतलब में। वाया के पहले मीनिंग में, बाय वे ऑफ के मीनिंग में हम वाया को यूज करते हैं जब हमें किसी रूट को या किसी प्लेस को रिफर करना हो, कि हम वहां गए तो किस रूट से गए। दिल्ली गए वाया मुरादाबाद गए या वाया गाजियाबाद गए, तो उस प्लेस को यहां पर लिखा जाना है, प्लेस या रूट, बाय वे ऑफ दिस प्लेस या बाय वे ऑफ दिस रूट, इस मीनिंग में। दूसरे मीनिंग में वो आता है बाय यूज ऑफ, यानी कि यूजिंग के सेंस में, यूजिंग के सेंस में। यहां पर उस थिंग को लिखा जाना है जिस थिंग का इस्तेमाल करके आपने किसी काम को किया। तो यहां पर उन फॉर्म्स की बात हो रही है। वेरियस का मतलब क्या है? वेरियस एडजेक्टिव है और वेरियस का मतलब है मैनी डिफरेंट। मैनी डिफरेंट। फॉर्म्स का मतलब क्या है? फॉर्म्स यहां पर रिफर कर रहा है टाइप्स को। अब जरा मीनिंग लगाकर देखिए। इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन by use of many different types of media। भाई ये जो टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, फिल्म्स है, सोशल मीडिया है, ये मीडिया की फॉर्म्स ही तो है। अलग अलग फॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म है, ये प्रिंट फॉर्म है, ये भी इलेक्ट्रिकल मेथड है, ये भी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटराइज्ड डिजिटल फॉर्म है। तो मीडिया के अलग अलग टाइप ही तो है, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग फॉर्म ही तो है ये। तो यहाँ पर फॉर्म्स को लगाना सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और बाकी के वर्ड भी सही मीनिंग में, सही सिंटेक्स में लिखे हैं। 17 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, PQRS आपके सामने है। सेंटेंसेस को अरेंज करना है, पढ़ना शुरू करेंगे। बट एट द सेम टाइम, बस यहीं पर रुकिए। बट एट द सेम टाइम, देखिए बट को लगाया गया है जो कि एक कंजंक्शन के रूप में है, फिर एट प्रीपोजिशन लगाई गई, फिर उसके बाद क्या है? द सेम टाइम लिखा है।
अब देखिए बट जो कंजंक्शन है, बट जो वर्ड है एक ऐसा वर्ड है जो किसी कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन से पहले लगाया जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन से पहले लगाया जाता है जो इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की हो, अपोजिट या डिफरेंट सेंस में जा रही हो। इसने ऐसा किया बट इसने ऐसा किया, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा हो गया। तो ये जो बट ऐसा हो गया या बट इसने ऐसा किया, ये वाली इंफॉर्मेशन बट से जोड़ी गई इंफॉर्मेशन पहली वाली इंफॉर्मेशन से अपोजिट सेंस में है, डिफरेंट सेंस में है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन होना। यानी कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन है किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में। जिस दूसरी इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रास्टिंग है, पहले उस इंफॉर्मेशन को लिखोगे, बाद में इसके लिखोगे कि पहले कुछ हुआ बट उसी टाइम पर ये भी हुआ। तो इससे पहले कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को तो हटाई दो। बी को पढ़ते हैं। द एसेंस ऑफ सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल बी एबल टू गेज द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव टेल्स हु ही इज। देखिए कोई नोटिसेबल क्लू मुझे यहां से नहीं मिला। सी को पढ़ूंगा। दिस लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। दिस लीड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। यहीं पर रुक जाओ। देखिए दिस यहां पर प्रोनाउन के फंक्शन में लगाया गया है। दिस चाहे प्रोनाउन हो चाहे डिटर्मिनर हो। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार वर्ड ऐसे हैं जो पॉइंट आउट करने के लिए लगाए जाते हैं। पॉइंट आउट तभी किया जा सकता है जब पहले से कुछ मेंशन हो। यानी कि ये स्टेटमेंट में दिस जिसको मेंशन कर रहा है वो पैराग्राफ में पहले से होना चाहिए। यानी कि इससे पहले, इस स्टेटमेंट से पहले कुछ होना चाहिए। यानी कि सी भी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को भी हटा दो। अब ऑप्शन बचे दो, डी ए सी बी, बी डी सी ए। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला अरेंजमेंट आना है। बी को तो हमने पढ़ लिया, कोई नोटिसेबल क्लू नहीं मिला था। डी को पढ़ लेते हैं। इट इज फाउंड दैट व्हेन वन नोज ए जॉनरे एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स, इट मे ऑफन नॉट मेक अस एंजॉय पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। देखिए डी स्टेटमेंट के इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट यानी कि पहला स्टेटमेंट होने के चांसेस बी से ज्यादा है, क्योंकि डी स्टेटमेंट में एक ऐसे सिनेरियो को, एक ऐसे आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है जिस आइडिया में आपको बताया गया है कि कोई पर्सन अगर किसी जॉनरे को, उसकी स्ट्रक्चर को, रूल्स को जानता है तो उसको उतना एंजॉय नहीं कर सकता जितना एंजॉय उसको ना जानने वाला कर सकता है। मान लो कि मुझे जासूसी नॉवल पढ़ने का बहुत ज्यादा आइडिया, मैं बहुत ज्यादा सस्पेंस वाले मूवीज देख, सीधे सीधे समझिए, मैं बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली मूवीज देखता हूं जिसमें क्राइम होता है, जिसमें ड्रामा होता है, जिसमें सस्पेंस होता है, मैं बहुत ज्यादा देखता हूं। यानी कि मुझे उस जॉनरे का, उस स्ट्रक्चर का, उसके रूल रेगुलेशन का अंदाजा है कि इसमें ऐसा ऐसा होता है। अगर मैं सस्पेंस वाली कोई मूवी देखूंगा तो मैं तो बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर देख चुका हूं, तो मुझे चूंकि उस जॉनरे का आइडिया है तो मैं बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर लूंगा। मुझे पता होगा कि ये ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई सिचुएशन ऐसी होगी, और उस बहुत सारे सिचुएशन के प्रिडिक्शन की वजह से मैं उसको उतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जितना एंजॉय मैं तब कर सकता था जब मैं उस जॉनरे से अनजान होता, मैंने बहुत सारी सस्पेंस मूवीज ना देखी होती। तो डी में इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है। डी स्टेटमेंट के पहला स्टेटमेंट होने के बहुत ज्यादा चांस है। इस वाले सीक्वेंस को ही वेरीफाई करते हैं। अब देखिए यहां पर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, कोई इजिली नोटिसेबल क्लू तो मिल नहीं रहा। डी के बाद ए आ सकता है क्या? पहले डी को पढ़ूंगा फिर ए को पढ़ूंगा फटाफट। इट इज फाउंड दैट व्हेन वन नोज ए जॉनरे एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स, इट मे ऑफन नॉट मेक अस एंजॉय पीस ऑफ लिटरेरी वर्क इन द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज। But at the same time, this is also true that when one reads a few works of the same genre, one naturally comes to know a rough structure of that genre. हाँ, B में जो इंफॉर्मेशन है वो D के बाद वाली इंफॉर्मेशन है कि ये तो होता है, बट एट द सेम टाइम पर ये भी सही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जॉनरे के a few works को रीड कर लेगा तो वो जल्दी ही उसकी रफ स्ट्रक्चर को जानने लगेगा, समझने लगेगा। डी के बाद ए आ सकता है, यही सीक्वेंस सही है। बी डी सी ए को लगाकर देखोगे तो वो भी लगेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। इज लॉन्चिंग तो ये हो जाएगा इज बीइंग लॉन्च्ड। बस इतना देखना है आपने। विल लॉन्च नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, विल भी लॉन्चिंग भी नहीं होगा,
फोर्थ ऑप्शन। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथोलॉजी, बायोलॉजी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में जो एंथ्रोपो है ना, इसका मतलब है ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी में ये जो वर्ड है एंथ्रोपो, इसका मतलब है ह्यूमंस, और लॉजी का मतलब है स्टडी। जैसे टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, टेक्निक्स की स्टडी करते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ा, टेक्नोलॉजी का जो टेक है वो टेक्निक से आया है, लॉजी का मतलब है स्टडी, तो टेक्निक की स्टडी को कहते हैं टेक्नोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है ह्यूमंस की स्टडी को। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ humans and their origin, development, behavior, culture and society। चाहे पास्ट की हो या चाहे प्रेजेंट की, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ह्यूमन के ओरिजिन, उसके डेवलपमेंट, उसके बिहेवियर, उसका कल्चर और उसके द्वारा बनाई गई सोसाइटी के अध्ययन को, स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। यही पूछा गया था आपसे पूछा गया था द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, कि मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी कैसे डेवलप हुई है, उसकी स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आगे के वर्ड समझ लेते हैं। साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी में जो वर्ड है ना, देखिए एंथ्रोपोलॉजी में वो एक इमेज और दिखा देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी कितना वास्ट सब्जेक्ट है, कितना फैला हुआ सब्जेक्ट है, कितने सारे सब सब्जेक्ट या सब टॉपिक इसमें आ जाते हैं। डाइवर्सिटी पढ़ते हैं इसमें, कल्चर को इसमें पढ़ते हैं, एथनोग्राफी पढ़ते हैं, इमिग्रेशन, मैटेरियलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटिकल इकोलॉजी, हेल्थ पढ़ेंगे इसमें, सोशल मेमोरी, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ये सारा कम्युनिटी इसमें आ जाएगा, कल्चर इसमें आ जाएगा, रिचुअल इसमें आ जाएगा, जेंडर इसमें आ जाएगा, कोस्मोलॉजी। मतलब ये बहुत ही फैला हुआ वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में जो वर्ड है साइकी, PSYCHE, ये रिफर करता है माइंड को, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड या द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड देयर बिहेवियर। साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं, सारी के सारे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट लिखे हैं, ये भी वास्ट सब्जेक्ट है। फिर एक वर्ड था एंथोलॉजी। देखिए एंथोलॉजी में ये जो वर्ड है एंथो, इसका मतलब होता है फ्लावर्स, और जो लॉजी है ना, ये आया लॉजिया से, इसका मतलब होता है कलेक्शन। अरे ये वाला लॉजी और ये वाला लॉजी एक ही है। इस वाले लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, ये वाला लॉजी रिफर कर रहा है कलेक्शन को। ऐसा हो सकता है एक वर्ड अलग अलग कंटेक्स्ट में सिमिलर अलग अलग मीनिंग को यूज कन्वे कर सकते हैं, और वो होता है उनके यूसेज के आधार पर। भाई इस वर्ड को इस कंटेक्स्ट में यूज किया गया तो इस मीनिंग में चला गया, इस वर्ड को इस कंटेक्स्ट में इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज किया जाने लगा तो उसका ये मीनिंग हो गया। तो एंथोलॉजी का मतलब हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। एक्चुअली में एंथोलॉजी का मतलब अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स नहीं होता है, या होता है, पर यहां पर ये जो फ्लावर्स है ये लिटरल सेंस में नहीं, मेटाफोरिकल सेंस में यूज किया गया है।
यहाँ पर फ्लोवर्स रिफर करता है बेस्ट लिटरेरी वर्क्स को, बेस्ट लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स मतलब पोएम्स, एसेज, स्टोरीज, नॉवेल्स एटसेट्रा। तो अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स क्या हो गया एंथोलॉजी का मतलब? अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, जैसे कि पोएम्स। मैंने एक किताब निकाली, मैंने एक किताब प्रकाशित की जिसमें मैंने 1500 शताब्दी से लेके 2000 तक के जितने भी अच्छे पोएम्स थे, बेस्ट पोएम्स थे, सबको इंक्लूड कर दिया। तो मेरी जो बुक है जिसमें सारी पोएम्स एक साथ है, उसको मैं क्या कहूंगा? एंथोलॉजी। फिर एक वर्ड आया बायोलॉजी। बायो का मतलब है लाइफ, लॉजी का मतलब है स्टडी। बायोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बायोलॉजी। 21 यानी कि आगे आ गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन। क्लोज टेस्ट हमें दिया है, ब्लैंक को फिल करना है, छोटा सा ही है, फटाफट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिस बुक, अब देखिए दिस बुक, यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये है प्रेडिकेट का बाकी का हिस्सा, मतलब यहां पर मेन वर्ब लगाई जानी है। ये वाली जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट के रूप में लगी है, जीरेंड के रूप में नाउन हो रही है। चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब थी, ट्रांजिटिव नेचर की थी, तो सॉरी, राइटिंग प्रैक्टिस की बात हो रही है ना, प्रैक्टिस यहाँ पर नाउन हो गया, राइटिंग होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लगा हुआ है एडजेक्टिव के फंक्शन में। प्रैक्टिस को मैंने पढ़ा नहीं था। अब देख लेते हैं 21 के 4 ऑप्शन में से एक को उठाकर रखना, पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस ब्लैंक को फिल करना है। दिस बुक ब्लैंक राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट, आगे जो भी हो फिर ब्लैंक दिया है। हैड प्रोवाइडेड, प्रोवाइड्स, इज प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड। देखिए हैड प्रोवाइडेड का तो कोई स्कोप ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने एक बात आपको बता रखी है, वो यहाँ पर छाप लो। पास्ट परफेक्ट को केवल 2 सिचुएशन में यूज किया करो। पास्ट के 2 इवेंट्स अलग अलग टाइम सीक्वेंस में हुए हो, तो पहले वाले इवेंट को रिफर करने के लिए, पहले वाले एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट। या फिर पास्ट के किसी पॉइंट पर किसी एक्शन का कंप्लीशन हुआ हो, तो उस पॉइंट को रिफर करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, और उस पॉइंट पर जिस एक्शन का कंप्लीशन हुआ है उस कंप्लीशन को रिफर करने के लिए पास्ट परफेक्ट। इन 2 सिनेरियो में ही पास्ट परफेक्ट को यूज किया जाना है। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट को कहीं भी यूज करोगे वो गलती होगा, मतलब इनएप्रोप्रिएट होगा। 6ठी 7वीं क्लास में यूज कर लेते थे, कोई बात नहीं, अब मत यूज करो, अब बड़े हो गए। फिर क्या आना चाहिए? इज प्रोवाइडिंग या प्रोवाइड। देखिए प्रोवाइड भी नहीं आ सकता, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना भी है तो दिस बुक तो सिमिलर सब्जेक्ट है, प्रोवाइड्स यूज करो। क्या इज प्रोवाइडिंग आ सकता है? नहीं, इज प्रोवाइडिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि इज प्रोवाइडिंग लगाने से ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब ये एक्शन सिर्फ प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है। प्रेजेंट का पॉइंट मतलब वो पॉइंट जब इस स्टेटमेंट को बोला गया है या लिखा गया है, केवल उसी पॉइंट पर ये गोइंग ऑन है। तो क्या हम ये रिफर करना चाह रहे हैं कि ये जो बुक है ये राइटिंग प्रैक्टिस को प्रोवाइड कर रही है? कर रही है से मतलब जिस पॉइंट पर बोल रहे हैं केवल उसी पॉइंट पर कर रही है? नहीं, ये एक ऐसा एक्शन है जो परमानेंट इफेक्ट के साथ है। तो जब भी कोई बच्चा उस बुक को पढ़ेगा, उठाएगा, उस बुक को उस प्री स्कूलर्स की हेल्प करेगी, तो ये एक रेगुलर एक्शन है परमानेंट इफेक्ट के साथ। रेगुलर एक्शंस को जो परमानेंट इफेक्ट के साथ होते हैं, परमानेंट एक्शन होते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत हो जाएगा। 21 का दूसरा ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। दिस बुक प्रोवाइड्स राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट फ्रेजेस, लेटर्स, वर्ड्स, लेटर। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट की बात की जा रही है। इंग्लिश अल्फाबेट पता है आपको क्या होता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये इंग्लिश अल्फाबेट है, और इनके ये क्या है? लेटर है। तो लेटर्स को प्री स्कूलर
कंटेक्स्ट को जरा समझिए। प्री स्कूलर किन्हें कहा जा रहा है? जो बच्चे अभी स्कूल भी नहीं गए हैं, जो बच्चे अभी प्ले हाउस वगैरह में हैं, नर्सरी में भी नहीं है, नर्सरी से पहले के हैं वो। तो वो क्या फ्रेजेस को पढ़ लेंगे, वो वर्ड्स को पढ़ लेंगे क्या? वो लेटर को, हाँ लेटर को पढ़ सकते हैं वो, लेकिन ये वाले लेटर्स को रिफर किया जाना है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में बहुत सारे लेटर्स होते हैं, किसी एक लेटर को रिफर नहीं किया जा रहा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लेटर वो पत्र वाला लेटर नहीं है, जो लव लेटर आप भेज देते हो वो वाला नहीं है। लेटर्स का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर ABCD, जो पढ़कर मैंने आपको बताया। 23 में देख लेते हैं क्या है। ठीक है, डायरेक्शनल एरोज, फिर कोमा दिया गया है, गिवन, गिव, गेव, गिवन। देखिए यहां पर जो भी वर्ब लगाई जानी है वो मेन वर्ब नहीं होनी है, क्योंकि मेन वर्ब अगर यहां पर होती तो ये कोमा नहीं लगा होता। यहां पर कोई भी वर्ब लगाई जानी है वो नॉन फाइनाइट वर्ब ही होनी है। अब यहाँ पर गिवन आएगी, गिव आएगी या गेव आएगी? गेव तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जो कि गेव केवल और केवल मेन वर्ब के फंक्शन में आ सकती थी। मेन वर्ब यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि कोमा लगा के डायरेक्शनल एरोज को अलग किया गया है। फिर यहाँ पर इसको मतलब इतनी फ्रेज को, इतनी स्ट्रक्चर को, इस कोमा से लेकर इस कोमा तक इतनी स्ट्रक्चर को एडिशनल स्ट्रक्चर के रूप में लिखा गया है। ये एक अलग स्ट्रक्चर है। डायरेक्शनल एरोज जो कि एक नाउन फ्रेज है, वो सब्जेक्ट तो है, लेकिन उस सब्जेक्ट की मेन वर्ब लगी गई है गाइड। उस डायरेक्शनल एरो सब्जेक्ट का प्रेडिकेट ये है। ये इतनी इंफॉर्मेशन इस कोमा से लेके इस कोमा तक, इतनी इंफॉर्मेशन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्शनल एरोज को मॉडिफाई करने के लिए लगाई गई है, और मॉडिफाई करने का काम होता है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर जो भी वर्ब आनी है वो एडजेक्टिव के फंक्शन में आनी है, यानी कि वो होनी है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर पास्ट पार्टिसिपल होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गिवन का स्कोप है या गिविंग का स्कोप है? गिव का स्कोप भी नहीं, ये भी बेयर इन्फिनिटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी कहीं नहीं आएगी। तो गिविंग आनी चाहिए, गिवन आनी चाहिए। मैंने आपको सीधी सीधी एक बात बता रखी है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, और एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने का मतलब है गिविंग अगर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, और गिविंग तो डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए थी, पहला यहाँ समवन और फिर वो समथिंग। पहली बात तो ये, और दूसरी बात एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने का मतलब ये है कि गिविंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो नाउन ही इसका डूअर है। तो गिविंग अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो किसके लिए लगाएंगे? डायरेक्शनल एरोज के लिए। तो डायरेक्शनल एरोज ने किसी को गिव किया है क्या? डायरेक्शनल एरोज कोई पर्सन है जो किसी को कोई चीज गिव कर रहा है, तो किसको गिव कर रहा है और क्या गिव कर रहा है वो भी लिखा होना चाहिए था। मतलब अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल को यहां लगाते हो तो वो एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव मीनिंग के साथ। एक्टिव स्ट्रक्चर होने की वजह से, ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से उसके ऑब्जेक्ट लिखे होने चाहिए दोनों यहाँ पर, जो कि नहीं लिखे। और दूसरी बात ये कि वो जिस नाउन के लिए लगाई जा रही है वो नाउन उसका डूअर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो गिविंग यहाँ नहीं आएगी, एक्चुअली में यहाँ आएगी गिवन। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट पार्टिसिपल है वो पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। पैसिव मीनिंग को कन्वे करने का मतलब ये है कि ये जिस नाउन के लिए लगाया गया है उस नाउन ने कुछ नहीं किया, वो नाउन डूअर नहीं है, बल्कि उस नाउन को ही कुछ किया गया है किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, इसी को कहते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। तो डायरेक्शनल एरोज को गिव किया गया है, दिया गया है किसी और के द्वारा। किसके द्वारा? भाई जिसने वो किताब छापी है, जिसने वो किताब लिखी है, जो उसका ऑथर है, जो उसका राइटर है, जो उसका पब्लिशर है, उन्होंने डायरेक्शनल एरोज को दिया है इस किताब में बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो गिवन वाला काम किसी और के द्वारा किया गया है। पैसिव मीनिंग को कन्वे करने वाली स्ट्रक्चर है पास्ट पार्टिसिपल। 23 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 फिर एक ब्लैंक दिया गया है, तो उसके बाद लिखा गया एंड कॉपिंग एक्टिविटीज एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट। ट्रेस्ड, ट्रेस, बीइंग ट्रेस, ट्रेसिंग। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो एंड कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, जो कि वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लोजेस को भी जोड़ सकता है, लेकिन जिस भी स्ट्रक्चर को ये जोड़ेगा वो सिमिलर रैंक की होनी चाहिए। यानी कि वर्ड से वर्ड को अगर जोड़ रहे हो
तो वो सिमिलर रैंक पे हो, सिमिलर लेवल पे हो। यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन हो, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब हो, यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव हो, यहाँ अगर जीरेंड है तो यहाँ भी जीरेंड हो। तो यहाँ पर अगर कॉपिंग को जोड़ा जा रहा है तो चूंकि वो एक जीरेंड है तो यहाँ पर भी जीरेंड ही आना चाहिए, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। वो आना चाहिए ट्रेसिंग। ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज। ट्रेसिंग पहला जीरेंड हो गया, ये दूसरा जीरेंड हो गया, दोनों नाउन को है तो वर्ब ही, लेकिन नाउन के फंक्शन में दोनों नाउन को एंड कंजंक्शन में जोड़ दिया, और दोनों वर्ब का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है एक्टिविटीज। किनको ट्रेस करने की बात की जा रही है? एक्टिविटीज को ट्रेस करने की बात की जा रही है, एक्टिविटीज को कॉपी करने की बात की जा रही है। दोनों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट था जिसको यहाँ पे लिख दिया। ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स। 25 में देख लेते हैं क्या आएगा। कुछ बच्चे यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये जो बीइंग है ये भी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसको जीरेंड क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो? बच्चा, इसको जीरेंड कंसीडर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बी है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, और मैंने क्या बताया है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैसिव स्ट्रक्चर। और पैसिव स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट ना लिखा हो, बट यहां तो इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था एक्टिविटीज, तो हम ट्रेसिंग यूज करेंगे ना कि बीइंग ट्रेस्ड। एक्चुअली में बीइंग ट्रेस्ड एक पैसिव फॉर्म में जीरेंड ही लिखा हुआ है, एक जीरेंड के सिमिलर स्ट्रक्चर ही है, पैसिव फॉर्म में लिखी हुई। इस कंटेक्स्ट में उसको मैं जीरेंड ही कहूंगा पैसिव फॉर्म में, लेकिन पैसिव की हमें जरूरत ही नहीं है। जब हमारा ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उसको एक्टिव सेंस में लिखोगे, एक्टिव फॉर्म में लिखोगे, इसलिए ट्रेसिंग आ जाएगी, बीइंग ट्रेस्ड गलत हो जाएगी। अब 25 में देख लेते हैं आगे क्या होना है। 25 के ऑप्शन है ये, क्या लिखा हुआ है? ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स, बट टू काउंट, येट टू काउंट, फॉर टू काउंट एज वेल एज टू काउंट। देखिए यहाँ पर ये जो टू काउंट है और यहाँ पर ये टू रीड है, इनको जोड़ने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर ये जो टू काउंट है ये तो इन्फिनिटिव है, 2 + B1, बट कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, येट भी कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन की खासियत ये है कि ये वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। ये इन्फिनिटिव को भी जोड़ सकते थे, लेकिन बट हो या चाहे येट हो, दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्ट नेचर के हैं। बट भी कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, और येट जब कंजंक्शन, येट एडवर्ब भी हो सकता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं उसके कंजंक्शन वाले फंक्शन पर। येट जब कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है तो उसका मीनिंग होता है बट एट द सेम टाइम, मतलब बट के मीनिंग में एट द सेम टाइम का मीनिंग और जुड़ा रहता है, वो उसको कह देते हैं येट। तो बट और येट दोनों ही कॉन्ट्रास्ट नेचर की इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट नेचर की इंफॉर्मेशन मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक इधर को जा रही हो तो एक इधर को जा रही हो। तो ये टू रीड और टू काउंट ये कॉन्ट्रास्ट नेचर की है क्या? बुक हेल्प करती है, वो बच्चों की हेल्प करती है रीड करने में, काउंट करने में, एनकरेज करती है वो एक्टिविटीज रीड करने में, काउंट करने में। तो ये अपोजिट नेचर की है क्या? ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो एक ही नेचर की है। तो बट और येट तो नहीं आना चाहिए। फॉर प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। हमारे यहाँ इसके प्रीपोजिशन वाले फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में इन्फिनिटिव को जोड़ने के यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन ही लगाया जाना चाहिए। फॉर को कंजंक्शन वाले फंक्शन में जब हम देखते हैं तो फॉर कंजंक्शन की तरह यूज किया जा सकता है कोज या रीजन को रिफर करने के लिए। यानी कि फॉर जब कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट नेचर कंजंक्शन होता है, ऐसी क्लोज को जोड़ता है, ऐसी कोऑर्डिनेटेड क्लोज को जोड़ता है जो कोज या रीजन हो मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन का। बिकॉज के सिमिलर मीनिंग में को फॉर को यूज करते हैं हम। मैं लिख देता हूं यहां पर बिकॉज के सिमिलर। तो यहां पर हम किसी रीजन को या कोज को तो बता नहीं रहे हैं, तो फॉर भी नहीं आएगा। यहां पर लगाया जाना चाहिए एज वेल एज। अच्छा, एज वेल एज के साथ भी मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं हूं,
मैं एज वेल एज को भी बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं मानता, लेकिन जो बाकी के और ऑप्शन है वो बिल्कुल ही हटे हुए हैं, वो बिल्कुल ही गलत हैं, वो बिल्कुल ही लॉजिकल हो जाएंगे। एज वेल एज हालांकि सिंटैक्टिकली उतना फिट नहीं होगा, बट सिमेंटिकली मीनिंग वाइज तो यही आना चाहिए। अब वो क्यों, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, एज वेल एज को प्रीपोजिशन कंसीडर किया जाता है। एज वेल एज एक मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है। एज वेल एज को जब भी आप लगाओगे और उस एज वेल एज के बाद कोई वर्ब लगी हुई है तो वर्ब जीरेंड के फंक्शन में लिखी जाती है, क्योंकि एज वेल एज जो है प्रीपोजिशन के फंक्शन में आता है। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लिख रहे हो तो उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना पड़ेगा, नाउन बनाकर लिखना पड़ेगा, इसलिए उस वर्ब का जीरेंड बना देते हैं, आईएनजी फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन आपने यहाँ इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, किसी भी इन्फिनेटिव से पहले किसी भी प्रीपोजिशन को लिखने के सख्त खिलाफ हूं मैं, क्योंकि इन्फिनेटिव में जो टू होता है ना, ये होता तो बेसिकली प्रीपोजिशन नहीं है, हालांकि ये फंक्शनली प्रीपोजिशन नहीं है। टू काउंट में इन्फिनेटिव में जो टू है ये फंक्शनली प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन के फंक्शन में नहीं है, लेकिन देखने में, बोलने में, सुनने में, समझने में तो ये प्रीपोजिशन जैसे ही दिखता है। तो एक प्रीपोजिशन यहां लगाकर, दूसरा प्रीपोजिशन पहले से लगा हुआ है, एक प्रीपोजिशन यहां लगाकर हम एक रिडंडेंसी को, एक रिपीटेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि मैनरेबल नहीं है। तो ये एक हमेशा ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव से पहले किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं लगाया जाता, क्योंकि इन्फिनेटिव में एक टू लगा होता है जो कि फंक्शन के हिसाब से प्रीपोजिशन में नहीं है, लेकिन देखने सुनने में प्रीपोजिशन जैसा है। इसलिए अंग्रेज यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन को लगाना, इन्फिनेटिव से पहले प्रीपोजिशन को लगाना अवॉइड करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि एज वेल एज एक प्रीपोजिशन के फंक्शन में पाए जाने वाला मल्टीवर्ड प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, हमें उसको ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मेरे हाथ में अगर ये होता ना तो मैं इस टू काउंट को काट के यहाँ पर काउंटिंग कर देता और इस टू रीड को काट कर मैं यहाँ पर रीडिंग कर देता, लेकिन फिर यहाँ पर रीडिंग करने से यहाँ मीनिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिजिड ना रह के सिंटैक्स को यहाँ पर थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एज वेल एज को चूज करेंगे, 25 का फोर्थ ऑप्शन। अब चूंकि एज वेल एज भी एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो कि बाय नेचर प्रीपोजिशन नहीं है, जिसको प्रीपोजिशन के फंक्शन में लाया गया है। मल्टीवर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, ये दो तीन शब्दों को मिलाकर प्रीपोजिशन बना लिया जाता है। ये प्रीपोजिशन के रूप में पैदा नहीं हुआ है, इसको प्रीपोजिशन बना लिया गया है, दो तीन शब्दों को जोड़कर अपना काम चलाने के लिए प्रीपोजिशन बना लिया गया है। तो ऐसा भी कह सकता है कोई स्टूडेंट कि सर हाँ, यूजुअल सेंस में, अपने यूजुअल मीनिंग में एज वेल एज प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर इसको एक कन्वेंशन के रूप में यूज किया जा सके। मैं तो पहले से कहता आया हूं कि किसी वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में जाएगा, ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। उसके फंक्शन के आधार पर निर्धारित करो कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। यहां पर एज वेल एज का फंक्शन कंजंक्शन जैसा है तो मैं उसको कंजंक्शन ही कह दूंगा, लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। चलिए 25 क्वेश्चन हो गए हैं, इसी तरह से आपको पढ़ना है, समझना है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।